एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक के जो दो डेस्क थे ना वो आपस में ट्रेड कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज एफसीएनआर डेस्क जो है ना वो प्रॉफिट्स को रिपोर्ट कर रहा था ताकि इंडसइंड बैंक के प्रॉफिट्स ऊपर जाए, बट जो इंडियन डेस्क है ना वो लॉस नहीं दिखा रहा था। एक बार एक्सप्लेन करोगे एनपीएस, माइक्रो फाइनेंस, ये सब? पान वाले को कोई बैंक लोन देगा ना उसको माइक्रो फाइनेंस को कुछ बैंक जाके लोन देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक को वो 26, 28, 30% मिलता है। The demand for banking in India far outweighs the supply of banking in India. वो एनी बैंक जो शांति से काम करेगी, ज़्यादा हाइडिंग नहीं करेगी, वो बहुत पैसा कमाएगी। लोन पे कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है नहीं मतलब? करना है ना, वहाँ पे कोई कंजम्पशन ही नहीं कर रहा है, इकॉनमी ग्रो ही नहीं कर रही है, तो बैंक क्या बोल रहा है, आप लोन लो हमसे तो आप ग्रो करोगे तो हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। टुडे देयर इज नो ग्रोथ इन द यूएस, टुडे देयर इज नो ग्रोथ इन द यूरोपियन कंट्री, टुडे जापान में कोई ग्रोथ नहीं है। In the stocks of all these companies that I've mentioned, how have they performed and इसमें opportunities है क्या? None of the small finance banks have gone on to create wealth. Bandhan Bank listed at about 300, went to 700, is at 180 today. Lesser than the IPO price? Yes. आप अगर देखोगे HDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड में नियरली अबाउट 1.5% का है, तो वहाँ पे रिस्क डेवलप होता है। राकेश झुनझुनवाला एंड आशीष कचोलिया बोथ टुगेदर मेड द टाइटन मैनेजमेंट। टू आशीष कचोलिया इट डिडंट क्लिक, टू राकेश झुनझुनवाला इट क्लिक, एंड टुडे राकेश झुनझुनवाला's इन्वेस्टमेंट इन टाइटन इज नॉट crores, it is thousands of crores. BFSI where you specialize in, तो अभी ऐसे कौन से कंपनीज ऑफर्स विदाउट रिकमेंडेशंस कि आप बुलिश हो एंड बाय? So वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो इसको पॉडकास्ट को हम एक बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस मास्टर क्लास बनाते हैं एंड इस पे जो भी अभी रिसेंट में हर एक अलग अलग बैंक्स के साथ या एनबीएफसी के साथ जो भी क्राइसिस हुए हैं, स्कैम्स हुए, रेड फ्लैग्स जो होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक से अगर शुरू करते हैं तो अभी लाइक इन द लास्ट 1 मंथ इंडसइंड बैंक के साथ काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद इंडसइंड बैंक? राइट, सो सबसे अगर सिंपल भाषा में बताओ तो इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट ही रॉन्ग थी। 2018 में रमेश सोपती थे इंडसइंड बैंक के सीईओ, वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने और आए सुमन कटपालिया करके उनके सीईओ। तब से जो रॉन्ग मिसगिविंग शुरू हुई इंडसइंड बैंक में, उसका कल्मिनेशन आज है। पहले कैसा होता था ना, इंडसइंड बैंक जाना जाता था अपने डिस्क्लोजर्स के लिए, अपने क्वालिटी ऑफ बैंकिंग के लिए, और इंडसइंड बैंक सबसे पहला बैंक होता था जो रिजल्ट लेके आता था और सब लोग इंडसइंड बैंक की तरफ देखते थे। धीरे धीरे करके ये सब वेदर डाउन हो गया, धीरे धीरे करके मैनेजमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में। अगर हम ये प्रॉब्लम की बात करें, सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो क्या होता है ना, डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड होता है, फॉर एग्जांपल करेंसी के ऊपर। तो आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हो कि करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके ऊपर आप एक ट्रेड ले रहे होते हो। तो डेरिवेटिव है ना, जीरो सम गेम होता है। तो अगर आप जीते तो मैं हारूंगा, वो जीरो सम गेम है। अगर आपने 100 रुपए जीते तो मैं 100 रुपए लूज करूंगा। तो इंडसइंड बैंक के जो दो डेस्क थे ना वो आपस में ट्रेड कर रहे थे, एक दूसरे के आपस में ट्रेड कर रहे थे। 2 डेस्क मतलब कौन से? एक होता है एफसीएनआर डेस्क, एक होता है फॉरेन करेंसी डेस्क, क्योंकि उनको डिपॉजिट्स जो मिलते हैं ना वो यूएसडी में भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसको आईएनआर में लेके आना पड़ता है क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो सारे सारे रिजल्ट्स हैं वो आईएनआर में होते हैं, राइट। सो एफसीएनआर डेस्क वाज ट्रेडिंग विद द इंडियन डेस्क। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इज एफसीएनआर डेस्क जो है ना वो प्रॉफिट्स को रिपोर्ट कर रहा था ताकि इंडसइंड बैंक के प्रॉफिट्स ऊपर जाए, बट जो इंडियन डेस्क है ना वो लॉस नहीं दिखा रहा था। दे वर नॉट रिपोर्टिंग लॉस, दे वर हाइडिंग लॉस। एक्चुअली तो जीरो सम गेम है, प्रॉफिट के ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसने जो गेन किया उसने वो लूज किया और इक्वल हो गया वो। बट ये गेन दिखा रहा था प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, ये लॉस नहीं दिखा रहा था। तो बहुत सारे बैंक ये करते हैं, बट ये आरबीआई की नजर में आ गया। ये जब आरबीआई की नजर में आ गया, आरबीआई ने बोला ये क्या चल रहा है, आप सारी चीजें बाहर निकालो। तो बाहर निकालने से ये निकला कि 2000 करोड़ का लॉस इंडसइंड बैंक को लेना पड़ेगा ये क्वार्टर के अंदर। इंडसइंड बैंक का क्वार्टरली प्रॉफिट अभी नियरली अबाउट 2000 से 2500 करोड़ के बीच में वेरी करता है। तो पूरा का पूरा लॉस जो है पिछले 4 साल का 2000 करोड़ का, दे हैव हैड टू टेक इन दिस क्वार्टर। अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट ये एक बहुत बड़ा लॉस है, शेयर होल्डर मनी के लिए लॉस है वो, राइट। तो अब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, ग्रैंड थैराथन करके जो बाहर के इन्वेस्टिगेटर्स है वो आए, उन्होंने देखा
दे हैव आइडेंटिफाइड दिस दैट इंडसइंड बैंक के जो ऑपरेशन है वहां पे गड़बड़ है, ठीक है, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सीईओ, डेप्यूटी सीईओ इन सब ने रिजाइन किया। पर इसके जो रूट्स है ना वो बहुत पहले से दिख रहे थे। लेट मी देन गिव एन एग्जांपल। 2022 में एक ऐसा केस हुआ था जहां पे 80,000 अकाउंट्स में इंडसइंड बैंक ने ऐसे ही डिसबर्जर कर दिया विदाउट कस्टमर कंसेंट। अब आप एक बात बताओ, आप आरबीआई गवर्न बैंक हो, एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट में डिसबर्जर होता है, चलता है। 80,000 अकाउंट्स में कभी डिसबर्जर होता है क्या विदाउट मैंडेट ऑफ द कस्टमर? अगर आपको लोन चाहिए ना कुशल, तो आप पहले बैंक को बोलोगे हाँ मुझे लोन चाहिए, आप कंसेंट दोगे तब बैंक आपको जाके लोन देगा। यहाँ पे इन्होंने 80,000 लोगों को ऐसे ही लोन दे दिया। मतलब कस्टमर को लोन चाहिए भी नहीं था तभी भी हाँ। दे दिया। So what happened is this is called window dressing of loans. Okay. Right? What happens is sometimes when the customer is not able to pay the loan का EMI ना, तो बैंक्स क्या करते हैं ना, उसको विंडो ड्रेस करते हैं। कैसे? वो किसी थर्ड पार्टी को पैसे देते हैं, वो थर्ड पार्टी इनको देता है, फिर ये बोलते हैं कि आप EMI पे करो। तो इससे क्या होता है ना, विंडो ड्रेसिंग होती है, नेक्सस चल रहा होता है, और इससे क्या होता है, वो एनपीए हो गया है बट वो बुक्स पे एनपीए नहीं आता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द बैंक उस पर इफेक्ट पड़ता है। बट कैसा है कि एनपी अगर बाहर आएंगे तो मार्केट में उनका वैल्यूएशन नीचे जाएगा। ऑल मैनेजमेंट आर इंटरेस्टेड इन मार्केट वैल्यूएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लेसन इन लेंडर, क्योंकि आरबीआई का मैंडेट है। सो देन से दिस आरबीआई का मैंडेट है कि सारे बैंक लिस्ट होंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब लिस्ट होंगे तो सब मैनेजमेंट क्या सोच रही है, हमें वैल्यूएशन चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए। ये क्या करते हैं, ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडसइंड बैंक के डिस्क्लोजर बहुत खराब हुए। पहले इंडसइंड बैंक नंबर 1 बैंक था रिजल्ट लाने का, अब वो नंबर 1 बैंक नहीं रहा। दे गेट रिजल्ट, सबके रिजल्ट आने के बाद कभी कभार वो देख लेते हैं कि बाकी सब बैंक क्या कर रहे हैं, फिर रिजल्ट देते। सो a lot of problems started off with IndusInd Bank, and I tweeted a lot about it that the quality of disclosures and the quality of bank with respect to Suman Katpalia is going down. And as I have time and again said, and as we will also see, management plays a more important part in a bank. Right? Management के decisions drive करते हैं बैंक को, right? वो रिस्क ज़्यादा लेंगे या रिस्क कम लेंगे, या आगे चल के वैल्यूएशन कैसा होगा, वो मैनेजमेंट से डिसाइड होता है। सो इंडसइंड बैंक की टेल साइंस ऑलरेडी थे, ये जस्ट अभी बाहर आया है इन द सेंस दैट अभी इट इज कम आउट इन द पिक्चर, राइट? सो एज वी लर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड एज वी विल सी हियर एज वेल, मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सो टेल साइंस थे, और ये 2000 करोड़ का लॉस है इंडसइंड बैंक को, वो लेना पड़ेगा। ऑल्सो सिंस वी आर एजुकेटिंग पीपल, इंडसइंड बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबडी शुड पैनिक इन इंडसइंड बैंक। ये एक डिस्क्लोजर प्रॉब्लम था जिसका जो लॉस है वो 2000 करोड़ है, और इंडसइंड बैंक उसको ले सकती है। और इसमें एक बात बता, 2 डेस्क जो आपने बताए तो वो ट्रेडिंग आपस में कर रहे थे, तो ये मतलब कॉमन प्रैक्टिस है, सारे बैंक्स में ऐसे होता है? सारे बैंक्स में ऐसे होता है, और कई बैंक्स दिखाते भी नहीं है कि ये लॉस हुआ है। बट कैसा है यहाँ पे देखो कैसा होता है ना, आरबीआई हर साल हर एक बैंक की स्क्रूटिनी करती है टू मेक श्योर दैट सिस्टम में कहीं रिस्क नहीं डेवलप हो रहा है। जैसे हम आगे बात करेंगे आईएलएफएस में हुआ था, पहले आरबीआई नहीं करती थी, अब आरबीआई बहुत स्ट्रिक्टली करती है। तो ये जब स्क्रूटिनी की ना आरबीआई ने, तब ये बाहर निकला, तो आरबीआई ने बोला ये क्या है, तो फिर ये सब बाहर आया, तो आरबीआई ने बोला थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करो। तो आपने देखा होगा कि सुमन कटपालिया को ना 2 साल का एक्सटेंशन मांगा था बैंक ने, आरबीआई ने 1 साल का ही दिया। तो तब मार्केट को पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। आरबीआई कभी ऐसे नहीं करती है। आरबीआई विल गिव यू एन एक्सटेंशन इफ आरबीआई फील्स यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहां से अगले दिन जब ये 1 साल का एक्सटेंशन आया ना, अगले दिन इंडसइंड बैंक ने नोटिफाई किया कि ऐसा है। So what happens is everybody knew, and then now there is a case where insiders have traded in the stock much before this disclosure came out. So this is a very serious offense with shareholder money. At the end of the day वो shareholder money, इंडसइंड बैंक का प्रमोटर है हिंदुजा, ठीक है, उसके अलावा शेयर होल्डर्स हैं उनके, पब्लिकली ट्रेडेड बैंक है वो। तो ये सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये सब हुआ कैसे, इतने टाइम तक हिडन क्यों था, और एमडी सीईओ को कैसे नहीं पता बैंक की छोटी से छोटी बात। सो टुडे इफ यू आर द एमडी एंड सीईओ, यू हैव पीपल, आपका बैंक का ऑपरेशन कैसे हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आप कैसे बोल सकते हो कि 2000 करोड़ का लॉस हो गया, 1 करोड़ 2 करोड़ का लॉस चलो ठीक है, 2000 करोड़ का लॉस हो गया, राइट? एक और जीरो लगा दोगे तो इंडसइंड बैंक वुड हैव हैड मैसिव प्रॉब्लम, राइट? सो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था यहाँ पे। इंडसइंड बैंक विल डील विद इट, they will move on from here, but time and again important lessons have been learned that managements are really very important in lending.
और ये इंडसइंड बैंक के स्टॉक को कैसे अफेक्ट हुआ था ये न्यूज़ आने के बाद? So the day this news came in, 25%, the stock was down in one day 25%. माय गॉड। It's an FNO stock. It's a first of all, it is a Nifty stock. वो Nifty 50 index में है. Very small proportion. I think 0.67% उसका weightage है. Very small proportion. Okay. But the day that news came out, the stock is in FNO. FNO में ना कोई भी अप सर्किट डाउन सर्किट नहीं होता है. कितना भी शॉर्ट कर सकते हो आप जाके उसको. So that day the stock was at one point down 30-35%, then it recovered back to 25%. So basically IndusInd Bank के एज अ बैंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो ये 2,000 करोड़ का लॉस भी एब्जॉर्ब कर लेगी. बट द इन्वेस्टर कम्युनिटी गॉट वरीड कि आगे चल के क्या होगा. अब एक और चीज बाहर निकल के आ रही है कि सम ऑफ द थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स हैव फाउंड दैट उनको माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में भी प्रॉब्लम है. सो जब एक कॉकरोच होता है ना तो एक कॉकरोच कभी नहीं होता है. बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं. माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में क्या प्रॉब्लम्स है? सो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में वो ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ एनपीएस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं. सब बैंक से करते हैं. सब बैंक से करते हैं. अभी इंडसइंड बैंक की स्कूलिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि ये सब बाहर निकल रहा है. ठीक है. एक बार एक्सप्लेन करोगे एनपीएस, माइक्रो फाइनेंस, ये सब टर्म तो कैसा होता है ना, माइक्रो फाइनेंस में आपको समझा देता हूँ. अगर पान वाला है ना, पान वाला को कोई बैंक लोन देगा ना, उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं. वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट क्लास है इंडिया का. ठीक है. उनको कोई लोन नहीं देता है. कुछ बैंक जाके लोन देते हैं क्योंकि वहां पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक को 26-28-30% मिलता है. बाप रे। So lowest class of India. Why is India not developed? India is not developed because lowest class of India is borrowing at 28-29%. If you have such high cost of capital, how will you make money and then feed yourself? In India, अगर आप देखोगे ना ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर किसी ने 100 रुपया लगाया तो 22% सिर्फ दो कंपनीज का है आज तक पूरे 10 साल में. वन इज एशियन पेंट्स एंड वन इज अ वेरी स्मॉल कंपनी कॉल्ड RCL Geartech. सिर्फ यही दो कंपनी का है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज ये बैंक जो है ना वो छोटे छोटे लोगों को बैंकरप्ट कर रहे हैं इन द सेंस. बट क्या करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई नहीं है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प, बट वो एक प्रॉब्लम है. ठीक है. तो कैसा है ना, ये छोटे से छोटे लोग कई बार है ना वो लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं. उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कोविड जैसा प्रॉब्लम आ गया तो दिहाड़ी नहीं होती उनकी, डे टू डे वर्क नहीं होता है उनका, तो पैसे नहीं मिलेंगे. तो बैंक जब इन लोन्स को देता है ना, ये हाईली रिस्की लोन्स होते हैं, बैंक को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है EMI ना मिले. तो जब माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो ऑफ इंडसइंड बैंक, वहाँ पे एनपीएस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, बैंक उनको हाइड करने की कोशिश कर रहा था ताकि एनपीएस और बाहर ना आए. राइट. सो ये अभी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या है, बट ये भी अब नया चीज बाहर निकल के आ रहा है. सो whenever there are cockroaches, there are not one cockroach, there are multiple cockroaches, and IndusInd Bank will go through this, not a problem. IndusInd Bank will do really well 3 to 5 years down the line when a new management comes in and cleans up everything. बट ये जो पूरा किस्सा है, द एपिसोड, इट draws to the fact that management decisions, management in force, that will decide whether a lender will become the next HDFC Bank or not. सब लोगों को नेक्स्ट HDFC बैंक बनना है, बट इतना आसान नहीं होता. और एनपीएस आप जब बोल रहे हो तो बेसिकली जस्ट टू एक्सप्लेन एवरीवन, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है इफ दैट इज डिफॉल्टेड बाय मोर देन 90 days, दैट लोन इज कैटेगराइज्ड एज एनपीए, राइट? सो कैसा है ना, डे 0 से कैटेगराइजेशन स्टार्ट हो जाता है. आपने लोन लिया, जैसे आपने लोन लिया, ठीक है, आपको हर महीने उसकी EMI या किस्त भरनी है. ठीक है. आपने एक दिन से भी डिफॉल्ट कर दिया ना तो कैटेगराइजेशन होती है. कैसा होता है, SMA 012 होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट. तो बैंक है ना उनको मॉनिटर करता है खास. स्पेशल मेंशन 0 मतलब 0 से 30 डेज में आपने पे नहीं किया, 0 से 30 डेज पे नहीं किया EMI. फिर SMA 1 होता है 30 से 60 डेज, और SMA 2 होता है 60 से 90 डेज. मतलब आप पे नहीं कर रहे हो ना तो वो RBI को रिपोर्ट जा रही है कि आप पे नहीं कर रहे हो. ठीक है. आपने 90 डेज तक पे नहीं किया ना तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है. मतलब आप लोन नहीं पे कर रहे हो, आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, आपको फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा. आपके क्रेडिट ब्यूरो में आपका बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बुरी तरीके से हिट होगा, और बैंक आपके पास लोग भेजेगा रिकवरी करने के लिए. बैंक को पैसे चाहिए. इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ये बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्यों? कि अगर आपने 100 रुपये लिए हैं, ठीक है, और आप एनपीए बन गए, तो बैंक को और 100 रुपये सेट असाइड करने पड़ेंगे. तो बैंक को कितना का लॉस हुआ? 200 रुपये का. इसके लिए बैंक इज अ लेवरेज्ड बिजनेस. तो जब भी एनपीएस होते हैं ना तो बैंक को डबल लॉस होता है. राइट. तो इसके लिए अब इंडसइंड बैंक ने अगर आइडेंटिफाई नहीं किया, या किसी भी बैंक ने आइडेंटिफाई नहीं किया फॉर दैट मैटर, तो वो डबल लॉस को छुपा रहा है. इसलिए प्रॉब्लम होती है. इसलिए, और बैंकर क्या करते हैं ना, वो चला के उनको छुपाना ही है सिर्फ.
राइट? तो इसीलिए बैंकिंग इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट कमाएगा ना बैंक, तो इतना प्रॉफिट बनाएगा कि आप पूछो मत। लेट मी गिव एन एग्जांपल। In 2014, the interest income of HDFC Bank, the interest income, the top line, okay, since you all see a top line, right, is the net profit today. Oh wow. Is the net profit today. That's how the bank has grown. From 4 lakh crores of deposits, it has got 40 lakh crores of deposits now. It's 10x. Now it is in the league of JP Morgan. JP Morgan is one of the large investment banks. HDFC Bank investment bank तो नहीं है, बहुत छोटा है इनका. But today that is the scale of HDFC Bank. Today from here on, one of the small banks will go on to become a large bank. Nobody knows who it is. It can be IDFC, it can be Federal, it can be CSB, whoever it is. But वो opportunity है इंडिया में. So I will end this by saying this. Aditya Puri, the CEO of HDFC Bank, he says this, that the demand for banking in India far outweighs the supply of banking in India. So any bank जो शांति से काम करेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा हाइडिंग नहीं करेगी, वो बहुत पैसा कमाएगी. नहीं, इसका क्या मतलब है? डिमांड फॉर बैंकिंग इन इंडिया आउटवेज द सप्लाई. हाँ, तो लोगों की जो डिमांड है ना, हाँ. उतना बैंकिंग सप्लाई नहीं कर पा रही है. सो इंडियाज लोअर कैटेगरी ऑफ पीपल ना, दे वांट एक्सेस टू कैपिटल, बट वी आर नॉट एबल टू गिव देम, राइट? हाउ विल इंडिया गेट डेवलप्ड? इट विल गेट डेवलप्ड जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लोअर लोग है ना, 26-28%, वो धीरे धीरे करके 22%, 20%, 18%, तब जाएगी. तभी तो इंटरेस्ट रेट यूएस में कितने जीरो थे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती है ना लोगों को. तो इसलिए अगर मुझे कोई बिजनेस सेट करना है आज, तो मैं कर सकता हूँ. तो आप बोल रहे हो यूएस में अगर मुझे बोरो करना है, लोन लेना है, तो मुझे इंटरेस्ट ही पे नहीं करना है. पहले जीरो था, नाउ देयर रेजिंग इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ इट इज एट अबाउट 2.5-3%. बट स्टेडी स्टेट इकोनॉमी जापान की, यूएस की, वहां पे 0% इंटरेस्ट होता है. 0.5-1%. एंटायर यूरोप इज देयर. अच्छा, एंटायर यूरोप इज देयर. तो लोन पे कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है नहीं मतलब. करना है ना, क्योंकि वो तो बोल रहे क्या. अब मैं आपको सुनाता हूँ प्रॉब्लम क्या है. वहां पे कोई कंजम्पशन ही नहीं कर रहा है, वहां पे इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है. तो बैंक क्या बोल रहा है, आप लोन लो हमसे, तो आप ग्रो करोगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. टुडे देयर इज नो ग्रोथ इन द यूएस, टुडे देयर इज नो ग्रोथ इन द यूरोपियन कंट्री. टुडे जापान में कोई ग्रोथ नहीं है. बेटा जापान यहाँ पे आके बुलेट ट्रेन के लिए पैसे दे रहा है, राइट? क्यों कर रहा है वो? इसलिए कर रहा है क्योंकि जापान में कोई ग्रोथ ही नहीं है. तो जहाँ पे ग्रोथ है वहां पे इंटरेस्ट रेट हायर होगा, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वहां पे नहीं होगा. बट जब जीरो इंटरेस्ट रेट होता है, तब फिर वो बैंक कैसे सस्टेन करेगी? उसकी income बैंक क्या को होगी? इंटरेस्ट, बैंक को भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है ना सामने. आप अगर डिपॉजिट में रखोगे पैसे, तो बैंक नहीं देती आपको यूएस में कुछ पैसे. यूएस में ऐसा थोड़ी है कि 7%, 8%, 9%. इंडिया में ऐसा, यूएस में नहीं है ऐसा. नहीं, बट देन पैसा कैसे बनाएंगे अगर 0% इंटरेस्ट रेट फीस है? होती है ना. लेट मी गिव यू देयर एन एग्जांपल. लोन प्रोसेसिंग फी एसबीआई की कितनी है? 15% ऑफ देयर टोटल इनकम इज लोन प्रोसेसिंग फी. टुडे एक्सिस बैंक में 25% बाय सेलिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स. उनका पूरा इनकम का, अगर 100 रुपए कमा रही है ना एक्सिस, तो 25% तो उसी से कमाती है. किससे? म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बिजनेस से. दूसरे प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल कर क्रॉस रहे सेल हैं ना. करके मतलब हाँ, वहां से कमीशन जो कमीशन मिलता है. मिलता है. क्योंकि बैंक क्या है, बैंक तो हर जगह है ना. हम्म. बैंक तो हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया. तो मुंबई में कितने ब्रांचेस होंगे उनके? दे हैव एक्सेस टू कस्टमर्स. कस्टमर तो आएगा ही उधर. आएगा तो आप क्रॉस सेल करो. आपको बेचना आता है नहीं आता वो अलग बात है, बट आप क्रॉस सेल करो, राइट? सो बैंक्स मेक मनी दैट वे. बैंक मेक मनी इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. बैंक का इन द यूएस, अब्रॉड, बहुत छोटा पार्ट है डिपॉजिट और लोन देना. बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे हैं. इंडिया में बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इंडिया इज गेटिंग डेवलप्ड नाउ. Slowly and steadily, India will get developed over the next 15, 20, 25 years. Then this investment banking और XYZ चीजें आएंगी, right? तो वो perspective है. एंड व्हेन डू यू से बैंक इज अ लेवरेज्ड बिजनेस, Yeah. इसका मतलब है कि उनको बहुत ज्यादा डेट लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू रन. तो कैसा है ना, बैंक के पास अगर 100 रुपए है ना, तो 500 रुपए का लोन देता है. वो वर्क करता है इस फिनोमिनन पे कि सब डिपॉजिट होल्डर एक साथ नहीं आएंगे डिपॉजिट लेने के लिए. ठीक है. जो अभी just last year, there's a bank called SVB Bank in the US. It collapsed. Why did it collapse? सब लोग डिपॉजिट लेने आ गए. सिलिकॉन वैली बैंक. सिलिकॉन वैली बैंक. सब लोग डिपॉजिट लेने आ गए. तो बैंक्स वर्क ऑन अ प्रिंसिपल दैट सब लोग लोन लेने नहीं आए, सब लोग डिपॉजिट लेने एक बार में नहीं आएंगे. अगर आपका पास ट्रेन में जो, अगर हमारे इंडिया की ट्रेन में टॉयलेट होता है ना, 4 टॉयलेट होते हैं. क्यों होते हैं वो? क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे. प्लेन में भी ऐसे ही होता है, राइट? सो हियर ऑल्सो इट वर्क्स दिस वे. अगर बैंक के पास 100 रुपए है ना, तो 500 रुपए का लोन देता है, राइट? और जब अगर ये लोन वापस ना आए, तो बैंक को कितना लॉस होता है, राइट? तो वो एनपीए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बैंक के लिए.
those banks who will be able to manage this NPS really well, वो जो पैसे वापस ना आए, they will do really well. क्योंकि 100 रुपए का अगर आप लोन दे रहे हो तो उसके ऊपर 28-29% बैंक चार्ज करते हैं. ब्लेंडेड यील्ड अगर आप बड़े बैंक सब मैच्योर हो गए हैं, ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, SBI, इनका यील्ड कितना है, इनका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 8%, 9%. छोटे बैंक देखोगे ना, लेट्स से IDFC, 16%, 17%, 18%, ब्लेंडेड पूरा बैंक का, राइट. तो ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं. तो सोचो आप 100 रुपए का लोन दिया, 100 रुपए का लोन दिया, 16 रुपए तो ऐसे ही मिल रहे हैं उसको. तो ये 16% कैसे होता है? अगर 8-9% इंटरेस्ट रेट है तो 8-9% बड़े बैंक का है, ठीक है. आज की डेट में मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप SBI में पैसे डालोगे, आप बोलेगे हाँ डालूंगा, सेफ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. HDFC में डालोगे, हाँ. HDFC अपने करंट सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट देता है, 3.5%. अब 2.5% हो गया वो. IDFC कितना देता है, 7.5%. तो उसका कॉस्ट हायर है, तो उसको पैसा कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना. तो वो क्या करता है, 18% पे लोन देता है. तो ये 18% वाला कौन है, रिस्की बंदा. कुशल थोड़ी है वो क्यों लेगा 8% पे लोन, वो क्यों लेगा 17% पे लोन. वो बोलेगा भाई मेरे को 8% पे मिल रहा है, तू 17% पे दे रहा है, तेरे पास क्यों आऊंगा. करेक्ट. So the risky people are where the NPS is. That's why the larger banks have a cushion that वो लोग ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, smaller banks काम कर रहे हैं ऐसे, तो उनको problem है. Got it. Right. So that's where the genesis of smaller banks really rise. Like IndusInd is a smaller bank. IndusInd के पास nearly about 3 से 4 लाख करोड़ के डिपॉजिट है, smaller bank है. If you look at SBI and HDFC, they are 40 lakh crores. सिस्टम वही है, ठीक है. Then the अगर आप SBI HDFC देखोगे ना, उसके बाद ICICI देखोगे ना, ICICI just 6-7 लाख crores. It is not big. उन लोग दोनों के बीच में वाइड गैप है, और फिर छोटे छोटे आते हैं सारे. फिर देन इज स्मॉलर बैंक्स, राइट. तो स्मॉल रिस्क कहाँ है, स्मॉलर बैंक्स. रिस्क इज वेयर इन स्मॉलर बैंक, जहाँ पे वो ग्रो करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, राइट. दैट्स वेयर द रिस्क इज. आप सही बोल रहे हो. मैंने भी एक्चुअली मेरा पैसा तो IDFC में ही डिपॉजिट किया, बिकॉज 7.5% का वो ये लोग देते हैं. राइट. तो बट मैं लोन लेने जाऊंगा तो पता है, मतलब मैं IDFC के अभी पास नहीं नहीं जाओगे जाऊंगा. आप, नहीं जाओगे ना, राइट. क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको HDFC देगी 8.5% में, तो आप क्यों नहीं जाओगे उधर, जाओगे ही ना उधर. तो वहां पे कौन जाएगा IDFC में, जहाँ पे HDFC, ICICI, SBI में पेपर वर्क नहीं मैच कर रहा है, और वो बोल रहे हैं हम नहीं देंगे आपको लोन, राइट. तो बड़े बैंक को बहुत एडवांटेज है, राइट. तो वैसा. एंड NPS की हम बात कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में अभी क्या एवरेज NPA रेशियो है? 2 होते हैं, GNPA, NNPA. इन दोनों में क्या फर्क है और एवरेज क्या है तो इंडस्ट्री पहले में? ग्रॉस NPA और नेट NPA समझ लेते. ग्रॉस NPA क्या होता है ना, ये आपका NPA, मैंने 100 रुपए कुशल को दिए, उसमें से 20 रुपए कुशल वापस नहीं दे रहा है, तो 20 रुपए NPA हो गया, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस NPA, ठीक है. अब 20 रुपए पे ना बैंक को 20 रुपए सेट असाइड करने पड़ते हैं, ठीक है. जब वो सेट असाइड करती है ना, तो नेट रिजल्ट आता है कि आपका जो नेट NPA है वो 0 है, क्योंकि 20 रुपए NPA हुआ, मैंने 20 रुपए साइड में रख दिए अपने प्रॉफिट में से, ताकि मैं इसको कवर कर लूंगा. अगर कोई डिपॉजिट होल्डर पैसे मांगने आया तो मैं अपने आप से 20 रुपए दे दूंगा उसको, राइट. तो नेट NPA ये होता है कि आपने जितने पैसे सेट असाइड किए ग्रॉस NPA में से, वो माइनस करके नेट NPA आता है, ठीक है. तो ये हो गया. अब इंडस्ट्री वाइड देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बैंक्स. NBFCs में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. देयर इज लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, राइट, and SBI. There is small private sector banks, IDFC, Federal, CSB, those who want to become the next HDFC bank. And then one's PSU banks, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है. दे आर ऑल गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है. लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में द NPA रेशियो इज 1 से 2% के बीच में, ओनली 1 से 2% के बीच में. इनको मोट है, इनके बिजनेस में ही मोट है कि ये फालतू लोगों को लेंड ही नहीं करते, ठीक है. ये अगर अर्न करें 8, इनका इंटरेस्ट रेट ही 8% है. अगर आप इनके स्लाइड्स में जाके देखोगे ना, तो 8% ब्लेंडेड पूरे बैंक का 40 लाख करोड़ का 8% है. 8% से ऊपर देते ही नहीं, 1 से 2% के बीच में रहता है. स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दैट इज वेयर द रियल चंक ऑफ प्रॉब्लम इज. एट वन पॉइंट इन टाइम बंधन बैंक हैड एन NPA ऑफ 12%. सो 12% NPA, उसके ऊपर 12% तूने और प्रोविजनिंग किया, तो 24% तेरे बुक का तो गया. नाउ यू आर जस्ट प्लेइंग विद 75 रुपीज. उसमें से भी RBI के पास कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो RBI आके आपको बचाएगा. उसमें से 20 रुपए RBI के पास रखने पड़ते हैं. वो SLR SLR मतलब वो क्या है, वो RBI के पास है कि अगर बैंक को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो RBI वो पैसे यूज करके डिपॉजिट होल्डर को दे देगी. वो RBI हर बैंक के लिए यूज करती है. कितना परसेंट होता है यूजुअली? यूजुअली 10 से 20% के बीच में वेरी करेगा ऑफ द एंटायर कैपिटल. ओके. तो पहले ही आप 80 रुपए पे खेल रहे हो, 25% और उड़ गया उसमें से, राइट. सो नियरली अबाउट 20 रुपीज और गॉन.
राइट? तो 60 रुपीज़ पे आप पूरे बैंक को चला रहे हो, राइट? एक बैंक 60 रुपीज़ पे चल रहा है, एक बैंक 80 रुपीज़ पे चल रहा है, तो 80 रुपीज़ वाले तो बहुत एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, वो तो आराम से बैठा है, राइट? सो स्मॉलर बैंक्स में वैसा हुआ है, स्मॉलर बैंक्स हैव एन एनपीए रेशियो रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 3% टू 12, 13, 14%, right? Smaller banks like Bandhan Bank had an NPA ratio of 12%, right? So smaller banks में problem है, right? And PSU banks तो अलग ही चीज़ है, PSU bank under the direction of the government. So Indira Gandhi, I will tell you this is a very interesting fact. So तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि कुछ बैंक्स थे पहले 80s में, उनको नेशनलाइज कर दिया था। वहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, RBI will not have the same control over PSU banks as it has on private sector banks. तब से वो चलते हुआ आ रहा है। टुडे आरबीआई डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर पीएसयू बैंक्स। वो इंदिरा गांधी ने लिखा था, वही चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्रोल चाहिए भी, गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंडाज है। गवर्नमेंट को लोगों को कैपिटल देना है, गवर्नमेंट को यूज करना है, उनको कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स के लिए, अच्छे बुरे दोनों इनिशिएटिव्स, ठीक है? तो वो है, राइट? सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक छोड़ दो, वो मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड तब हो जाते हैं जब वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाता है। वो केस अभी नहीं है, वो केस अगले 3-4 साल में भी नहीं आएगा, ठीक है? सो एवरेज एनपीएस लार्जर बैंक्स अब अप टू 2%, स्मॉलर बैंक्स फ्रॉम 3-4% or 12%. दैट्स वेयर द एनपीए स्टोरी लाइज इन इंडिया राइट नाउ। और ये एनपीए स्टोरी, इफ यू आस्क मी, आफ्टर द आईएलएफएस क्राइसिस आरबीआई हैज बिकम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, and India's banking system is amongst the best banking system across the world, across the world. जैसे सो SVB क्राइसिस हुआ था, इट वाज समवेयर इन 2020 2021, इंडिया में कुछ नहीं हुआ था। इंडिया के सारे बैंक्स वेल कंट्रोल थे। तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग, आई हैव स्टडीड बैंकिंग सेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया इज नाउ वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग, दो आईएलएफएस क्राइसिस से बहुत सीखा है। क्या एग्जैक्टली आईएलएफएस क्राइसिस में क्या हुआ था, एक बार बताओ। या सो आईएलएफएस करके एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था। उसने क्या किया ना, उसने सबसे लोन लिया, पूरी दुनिया से लोन लिया, सब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। फिर वो लोन पे करने के पैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड में डाल दिए पैसे, रोड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली आईएलएफएस है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते थे। उन्होंने मेट्रोज बनाए, रोड्स बनाए, सब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाए। एक पॉइंट आया जहाँ पे वो इंफ्रा प्रोजेक्ट से पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टक थे या कुछ प्रॉब्लम था। तो इन्होंने लोन सर्विसिंग बंद कर दी बैंकों की। अब इन्होंने लोन सर्विसिंग बंद कर दी बैंकों की, बैंक कहाँ से पैसे लाएंगे? और इनके सिस्टम में इतने ज्यादा एक्सपोजर थे, सब फंसे हुए थे। कंपनी लाइक टाइटन, वो टाइटन भी फंसा हुआ था इसमें। टाइटन ने उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे थे, तो वो भी फंस गया था। नहीं तो ये कैसे वर्क कैसे होता है, मतलब टाइटन ने पैसा दिया था आईएलएफएस को? टाइटन ने कॉर्पोरेट एक डेट खरीदा था आईएलएफएस का। टाइटन को लगा कि ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, तो टाइटन ने खरीद लिया। अब आईएलएफएस ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा तो दिवाला निकल गया, वी आर अ डिफॉल्टर। डूब गए पैसे, राइट? तो डूब गए पैसे, बैंकों के डूबे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के भी डूब गए, डिलाइट के भी डूबे थे, डूबे। तो वहां पे ना, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो कितना टाइम से होता रहता है। तो फिर क्या हुआ ना, 2018 में एक पैनिक सेट ऑफ हो गया। एक पैनिक सेट ऑफ हुआ कि आईएलएफएस के सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, उसकी वजह से कोई एक दूसरे को लेंड नहीं कर रहा था। सिस्टम फ्रीज हो गया, पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया। इसका सेकंड बिगर कल्प्रेट था येस बैंक एंड डीएचएफएल। तो डीएचएफएल और येस बैंक के थोड़े पैसे फंसे थे आईएलएफएस में, पर वहां पे कुछ बड़ा ही फ्रॉड चल रहा था। तो येस डीएचएफएल और येस बैंक में कुछ ऐसे लोन्स थे जो थे नहीं कभी, उन्होंने कुछ फ्रॉड लोन्स दिए थे, वो सारे बाहर निकल के आना शुरू हुए। फिर लोगों को ऐसा लगा कि येस बैंक में प्रॉब्लम है, तो लोग जाके येस बैंक में से पैसे निकाल रहे थे। एट द पीक ऑफ द क्राइसिस एवरीबडी वाज गोइंग टू रिमूव मनी फ्रॉम येस बैंक। इवन वी हैड सजेस्टेड टू पीपल दैट रिमूव मनी फ्रॉम येस बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के कंट्रोल में है, उनको कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा उनको। बट एक पॉइंट था जहाँ पे येस बैंक को प्रॉब्लम था, और राणा कपूर जी थे, वो कॉर्पोरेट लोन को 30% 40% दिखाते थे। वो फी इनकम बुक करते थे जो कभी आती ही नहीं थी, और उन्होंने बहुत फ्रॉड लोन्स दिए। तो ये सब हुआ, 2018 में बाहर निकला। 2018 में बाहर निकला तो डीएचएफएल का स्टॉक वाज 500-600 रुपीज एंड started to tank. One day it started to tank.
तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई, येस बैंक में प्रॉब्लम शुरू हुई और येस बैंक का प्रॉब्लम और बाहर निकला। और अब प्रॉब्लम था कि येस बैंक तो एक बैंक है जहाँ पे 2 लाख करोड़ की डिपॉजिट है लोगों की। तो अगर येस बैंक में प्रॉब्लम हुआ तो सिस्टम वाइड लोग बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसे निकालूं मैं। फिर आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या करो, हम इनकी बुक को देख रहे हैं, राइट। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सबको बोला आप येस बैंक में कैपिटल डालो, सबको बोला आप येस बैंक में इन्वेस्ट करो। Nearly 30 to 40% of Yes Bank's book was in fraud. There's no official number to this. There's no official number. These are estimates. मेरे पास 30 से 40% येस बैंक की बुक चली गई। स्टॉक 400 रुपए का था, 10 रुपए का। सो एवरीबडी लॉस्ट मनी इन येस बैंक, नोबडी वाज एबल टू आइडेंटिफाई। बट कुछ क्लासिक साइंस थे। क्लासिक साइंस है ये, फास्ट लोन ग्रोथ इन कॉर्पोरेट। कभी भी 30-40% से अगर कोई भी लेंडर ग्रो करे ना, तो वो पचा नहीं रहा है जितना वो खा सकता है। ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट मच। 30-40% लोन का मतलब क्या? जब इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही है, आप 2 लाख करोड़ का होके नहीं इतना ग्रो कर सकते। अगर आप 5,000 करोड़ की कंपनी हो तो आप ग्रो कर सकते हो उतना, क्योंकि आप सिस्टम का मार्केट शेयर गेन कर रहे हो, राइट। बट इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही है, आप 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहे हो, कैसे? 40% क्यों था ये? हाँ, हर बार यस बैंक के रिजल्ट्स एनालिस्ट यूज्ड टू से दैट बॉस ये क्या हो रहा है। देन देयर वाज वन थिंग व्हेन कैसा होता है ना, हर साल आरबीआई बैंक्स के एनपीएस को असेस करता है जाके, आरबीआई को एक्सेस है। तो कैसे हुआ ना, 2-3 साल में आरबीआई ने जो एनपीएस असेस किए ना और यस बैंक ने जो एनपीएस असेस किए, दोनों में 15% से ऊपर का डिफरेंस था। जैसे आरबीआई ने अगर 100 रुपए बोले तो यस बैंक बोला 60 रुपए ही है मेरे एनपीए, बहुत डिफरेंस था। जब भी ऐसा होता है ना, तो बैंक्स आर ऑब्लिगेटेड टू टेल द इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो ये 2-3-4 साल में ऐसा हुआ कि आरबीआई बोल रही है तुम्हारे एनपीए कुछ और है और यस बैंक बोल रहा है मेरे एनपीए कुछ और है। तो इससे बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो ये 2-3-4 बार आया। जब भी किसी बैंक में ऐसा होता है ना, तो इन्वेस्टर कम्युनिटी को पता चल जाता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, क्योंकि आरबीआई सही बोलेगी हमेशा। आरबीआई को क्या फर्क पड़ता है ज्यादा एनपीए दिखा के? अगर कुछ चीजें पे टेक्निकल है तो कितना परसेंट होगा? 5%, 10%। तो फिर इन्वेस्टर कम्युनिटी को सोचना शुरू हुआ कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। फिर उनकी फी इनकम बहुत फास्ट ग्रो करती थी। इनकम क्या होता है, कुशल मैं तेरे को लोन देता हूँ, तो मुझे इंटर्न 15% दे एज वन टाइम फी। वो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, बट दे। तो ये बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा था। सो देन एज आईएलएफएस फेल, डीएचएफएल फेल, डीएचएफएल फेल, येस बैंक फेल, entire system was in a panic mode. Nobody was lending nobody was lending. One of the CEOs told me पूरे सिस्टम में कोई दूसरे को लेंड नहीं कर रहा है, सब फ्रोजन मोड। देन द गवर्नमेंट स्टेप इन, आईएलएफएस का सीईओ उदय कोटक को बनाया। देन ही स्टार्टेड क्लीनिंग अप द एंटायर प्रोसेस। जहाँ जहाँ पे एसेट्स थे आईएलएफएस के जो मोनेटाइजेबल थे, उनको प्रायोरिटी पे मोनेटाइज कराया। प्रायोरिटी पे लोगों के लोन्स को पे ऑफ किया। इससे पहले बैंक्स के लोन्स को पे ऑफ किया। जो कमर्शियल पेपर्स और डिपॉजिट्स थे वो राइट ऑफ हो गए। बहुत हद तक आईएलएफएस को सॉल्व किया एंड द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन एंड गवर्नमेंट नेशनल टू सम एक्सटेंट nationalized Yes Bank with SBI, with all of those banks coming in. Now Yes Bank is in a much better shape. Last week only on Friday, all of these banks are moving out of Yes Bank now, and Yes Bank will be taken over by a consortium of Japanese investors. So वहाँ से एक लेसन था कि टेलटेल साइंस ऑलरेडी थे Yes Bank, फास्ट ग्रोथ, अनसिक्योर्ड लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स में जाना, ठीक है, हाई फी इनकम, राइट, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाइवर्जेंसेस दिखाना, जो आरबीआई को पसंद होता है। क्लासिक टेलटेल साइंस है। अगर आप ये देखोगे ना, 2016 से पहले आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम चीज था। 2016 से पहले एक्सिस बैंक जब शिखा शर्मा में थे तब सेम चीज था। तो टेलटेल साइंस होते हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी को दिख जाता है कि मैनेजमेंट कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो नॉट टू द लाइकिंग ऑफ आरबीआई। ऐसा कभी भी एचडीएफसी बैंक में नहीं है। जब वो आदित्य पुरी 19 नहीं 30 ईयर्स तक ही लेड, नियर अबाउट 30 ईयर्स तक ही लेड एचडीएफसी। कभी भी एचडीएफसी बैंक में ऐसा नहीं, कभी भी कोटक बैंक में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उदय कोटक जो एनपीए है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा वैल्यूएशन क्या जाएगा, एंड आई विल टेल यू दिस,
the highest valuation in the banking sector was always given to Uday Kotak because he always said the truth. At one point he traded at 8 times price to book. Today IndusInd Bank is at 0.8 times price, 0.8 times. At the peak of Uday Kotak, he traded at 8 times price to book. Everybody wanted Uday Kotak. So अगर आप सच बोलोगे तो आपको वैल्यूएशन मिलेगा, अगर आप सच नहीं बोलोगे तो मार्केट नियर कहीं ना कहीं तो आइडेंटिफाई कर लेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन ही विल थ्रैश यू. सिमिलर थिंग हैपेंड इन आरबीएल बैंक ऑल्सो. एट वन पॉइंट वो 600 रुपये का स्टॉक था. मैनेजमेंट में अनसिक्योर्ड लोन्स में बहुत फास्ट ग्रोथ किया, बहुत ज़्यादा फास्ट. एट वन पॉइंट आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड बिजनेस वॉज ग्रोइंग एट 40%. अब ये क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड, आपको मूवी फ्री मिलेगा, ये वो ये सब कुछ था. देन दे बुक ब्लू अप. पीपल टुक लोन्स एंड नेवर पेड बैक ऑन क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड पे तो 48% इंटरेस्ट होता है. दे नेवर पेड बैक. आरबीआई आया, आरबीआई ने देखा है सब क्या, मैनेजमेंट को हटा दिया. अच्छा. दे पुश्ड आउट द मैनेजमेंट. सो लेंडिंग का आप कितने भी पैरामीटर्स एनालाइज कर लो, मैं कॉल्स पे सुनता हूँ आपका एनआईएम क्या है, आपका ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है. द बिगेस्ट मनी इन लेंडर्स इज ऑन मैनेजमेंट. ये अगर कोई समझ जाए ना तो बहुत पैसे कमा सकता है. एंड वी मेड अ लॉट ऑफ मनी इन कोटक, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी इन एचडीएफसी. टिल टुडे वी स्टे इन्वेस्टेड इन एचडीएफसी, जबकि पिछले 3 साल में एचडीएफसी बैंक का रिटर्न बहुत कम था. अब जब स्मॉल कैप फॉल आया है तो एचडीएफसी बैंक इज नाउ डूइंग प्रीटी वेल. But if you can decipher the management properly, you can make a lot of money. That's very important. तो क्यों एचडीएफसी बैंक लाइक लेट्स से 3-4 साल से फ्लैट रहा है, तो क्या रीजंस होते तो हैं अभी ऐसे? तो मर्जर चल रहा है उनका. एचडीएफसी लिमिटेड हैज मर्ज्ड इनटू एचडीएफसी बैंक. देयर आर मर्जर प्रॉब्लम्स. एचडीएफसी लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ फंड बहुत हाई था, तो उसको धीरे धीरे करके नीचे लेके आ रहे हैं. वो जब धीरे धीरे करके नीचे लाएंगे तो एक फ्रेंचाइज बन जाएगा जो 40 लाख करोड़ का है, जिसका हर जगह पे एक्सेस है, तो सब कुछ क्रॉस सेल कर सकते हैं. तो फ्रेंचाइज बनाने के लिए देखो दीपक पारेख कैसा है ना. दीपक पारेख वाज द ग्रेटेस्ट विजनरी इंडिया हैज एवर सीन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. वो अगर कुछ करेंगे ना तो वो सोच समझ के करेंगे, वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर देंगे. इट इज हिज आइडिया टू मर्ज. व्हेन दिस इंस्टीट्यूशन becomes low cost institution in 26, 27, 28, they will do really well. The amount of money that company will make is tremendous. Today HDFC Bank makes an annual profit of 1 lakh crores. 1 lakh crores. आज इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप भी वो नहीं है. एवरी क्वार्टर इट इज एडिंग 1 कोटक बैंक एज डिपॉजिट्स. अब एक कोटक बैंक हर क्वार्टर एचडीएफसी बैंक खोल रहा है. वो स्केल है उनका, राइट. सो एज स्केल कम्स इन दे विल डू प्रीटी वेल. स्टॉक मार्केट में कैसा है ना, 3 साल तक रिटर्न नहीं, अगले 2 साल में वो 3 साल का भी रिटर्न मिलता है. स्टॉक मार्केट इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन. It is like this, like this, like this. And only those investors who understand the strategy of the management, who are invested in the management, they will do pretty well. Otherwise, जो लोग सिर्फ ऐसे ऐसे करने के लिए रिटर्न है, वो लक है यार. टुडे वो लक है कि रिटर्न मिला कि नहीं मिला. कई कई बार आपने इन्वेस्ट किया तो एक महीने में भी 100% रिटर्न मिल जाता है, और कई कई बार आपने इन्वेस्ट किया तो देन से जैसा हो जाता है, where you invested and the stock price is now 95% down, right? तो वो लक की बात है. एंड so Rakesh Jhunjhunwala made a lot of money in Federal Bank. He made a lot of money in Federal Bank. For 10 years he was invested in that stock and the stock did nothing. लोग बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला ग्रेट है, बट उनके पास पेशेंस था, बहुत पेशेंस था उनके पास. उन्होंने टाटा मोटर्स में कितने साल गुजारे. ही वाज अ लवर ऑफ टाटा ग्रुप स्टॉक्स. टाटा ग्रुप्स उनको बहुत पसंद था, क्योंकि टाइटन में बहुत पसंद. वो टाटा मोटर्स के कॉल पे जाके मैनेजमेंट को इतना ग्रिल करते थे. At one point, he lost hope also, but he always invested in Tata because he knew that he potential. And now Tata Motors is turning around. They've got the JLR platform, the Nexons and the Harriers of the world are doing pretty well in India now, right? So patience is very, very, very important when you invest in the stock market. अभी कैसा है, हमको इंडेक्स को बीट करना, वैसा हो जाता है. So that's the perspective. एंड बैंक से इसमें आपने बताया कि प्राइस टू बुक रेशियो कोटक का 0.8x किसका इंडसइंड का हो गया था, एंड एचडीएफसी कोटक एट इट्स पीक वाज 8x प्राइस टू बुक ऑन एन एवरेज. तो पहली बात तो प्राइस टू बुक रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है, एंड सेकेंडली ये इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज लाइक क्या मल्टीपल होता है अलग अलग बैंक्स का प्राइस टू बुक रेशियो का? तो कैसा है ना, बुक कैसा होता है ना, इक्विटी है ना, इक्विटी एक बैंक का इक्विटी होता है. जनरली हम पी रेशियो पे प्राइस करते हैं किसी भी स्टॉक को, बट बैंक क्या है ना, हर 2-3 साल में इक्विटी को डाइल्यूट करते रहता है. वो शेयर्स बेचता है ताकि उसको और पैसे मिले और वो और लेंडिंग कर सके. तो हम कभी भी बैंक को प्राइस टू इक्विटी पे
वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसकी इक्विटी बेस 100 है ना, तो 2 साल में 200 हो जाएगी। आईडीएफसी बैंक ओवर द लास्ट 1 ईयर हैज रेज्ड 10,000 करोड़। उस कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, उसने 10,000 करोड़ रेज किया है, राइट? तो वो हमेशा रेज करता रहेगा क्योंकि उनको पैसे चाहिए ग्रोथ के लिए, फेयर है वो। तो हम उसको इक्विटी पे वैल्यू नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। तो हम किसी पे वैल्यू करें? तो उसकी प्रॉफिट की बुक है ना, बुक वैल्यू, सारे खर्चे निकालने के बाद उसके पास जो प्रॉफिट बचा है और उसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, उसके ऊपर हम वैल्यू करते हैं, ठीक है? टुडे एचडीएफसी बैंक का अगर शेयर है, टॉक अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एक शेयर के ऊपर, वो 40 रुपए है। अगर अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लिक्विडेशन हो तो 40 रुपए मिलेंगे सबको, ठीक है? वो 40 रुपए के कितने मल्टीपल के ऊपर आप स्टॉक को खरीदना चाहते हो? टुडे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब 100 था तो वो 2.5 टाइम पे था, अभी वो 59 60 कुछ ऐसा चल रहा है, उनके एनपीएस बढ़ गए, तो इट इज 1.1 1.2 टाइम्स, ठीक है? इफ देन वी विल सी द उदय कोटक थिंग, राइट? You will see why the market was valuing Uday Kotak at 8 times price to book. So let's see this. Yeah, sure. Let's see this. ठीक है? तो 2011 12 13 में है ना, if you can see on the screen, 2011 12 13 में है ना, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेंड कर रहे थे, सब लोग, एवरीबडी वाज लैंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। उदय कोटक ने आगे बोला मैं नहीं करूंगा। 2011-12 में किंगफिशर एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई थी, उदय कोटक हैड जीरो एक्सपोजर टू, आईसीआईसीआई बैंक हैड अ गुड एक्सपोजर टू। उदय कोटक ने क्या बोला, जहां पे मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे एनपीएस आएंगे, मैं वहां पे लैंडिंग ही नहीं करूंगा। तो मार्केट में भाई तू तो सही बात है यार, तेरे तो एनपी आएंगे ही नहीं कभी। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट उदय कोटक डिड। वो एब्सोल्युटली क्लियर कॉल पे आके बोलता था, वी अटैच द ट्रांसक्रिप्ट हियर, एब्सोल्युटली क्लियर आके कॉल पे बोलता था, मैं ग्रोथ नहीं देखूंगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को पैसे वापस नहीं मिलेंगे, मैं लोन नहीं दूंगा। सो ही डक्ट एवरीबडी। टाटा डोकोमो वाज अ एनपीए, टाटा डोकोमो वाज एनपीए, जो फिर टाटा ने पैसे दे के उसको हटवा दिया, ठीक है? किंगफिशर वाज एन एनपीए। उदय कोटक हैड एक्सपोजर नोवेयर, कहीं पे भी एक्सपोजर नहीं था उनका, ठीक है? देन व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो फिर उदय कोटक क्या बोलते हैं 2013 के अंदर, 13 के अंदर वो ये कहते हैं कि मेरे को अनसिक्योर्ड लेंडिंग करने ही नहीं, मैं क्या करूंगा ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मिक्स बना दूंगा। तो उससे क्या होगा ना, सिक्योर्ड में मेरे पास एसेट है, जैसे घर है, तो अगर मेरे को यहाँ पे एनपीए भी हुआ ना, तो मैं घर बेच के पैसे निकाल लूंगा। अनसिक्योर्ड में बस कुछ भी नहीं है, तो वो क्या बोलता है मैं मिक्स बनाऊंगा। एचडीएफसी बैंक क्या करता है ना, वो सिर्फ अनसिक्योर्ड करता था, दे हैड मास्टर्ड इट, बट मेनी पीपल वर नॉट एबल टू मास्टर इट। सो ही वाज डूइंग व्हाट ही न्यू द बेस्ट, नॉट वेयर द ग्रोथ वाज। वो हमेशा ये करते थे जो उनको पसंद, उनको समझ में आता था ना, उनको समझ में आता था कि ये रिस्क मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसको लोन दूंगा, पैसे मिलेंगे मुझे, तो वो करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एनालिस्ट क्या सोचेंगे, ग्रोथ क्या होएगा, ये फलाना ढिमकाना, तो वो हमेशा ये करते थे। सो नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, he always took a secured and unsecured book both. Let me give you an example today. आज पूना वाला फिनकॉर्प है, पूना वाला घुसे हैं फाइनेंशियल, वो क्या कर रहे हैं ना, वो अनसिक्योर्ड बुक को एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हाई इंटरेस्ट है। अनसिक्योर्ड बुक को एक्सपैंड कर रहे हैं, बट आपको समझना है वो बुक कैसी है। लास्ट 1 ईयर में उनका भी ब्लॉट हो गया, उनका 2,000 करोड़ का ब्लॉट हो गया, उनके उनके बुक के अंदर वहां पे प्रॉब्लम है। अब वो नए मैनेजमेंट को लेके आए, उनको क्लीन कर रहे हैं, बट ये उदय कोटक ने स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया उनको कि जहां पे मेरी कॉम्पिटेंस है वहां पे मैं काम करूंगा, तो इसके लिए मार्केट उनको बहुत प्राइस करती है। एंड द लास्ट वन इज एनपीए बहुत छुपाते हैं बैंक, बहुत छुपाते हैं बैंक, बैंकर का काम ही एनपीए छुपाना। तो 2016 में ना एक चीज होता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, आरबीआई अलाउ करता था। अगर लोन एनपीए हो गया ना, सपोज आपका आपका टेन्योर 60 महीने का है, तो आरबीआई क्या बोलती है, आप रीस्ट्रक्चर कर लो और उसको 100 महीने का कर दो, ताकि आपकी ईएमआई जो है वो कम हो जाए, ताकि आप उस ईएमआई को सर्विस कर सकते। तो इससे क्या होता था ना, वो फिर भी एनपीए बनता था, बट लेटर बनता था, किसी को रियलाइज नहीं होता था तब बनता। तो आरबीआई ने जब ये रीस्ट्रक्चरिंग था, उदय कोटक ने क्या बोला, मैं नहीं करूंगा ये रीस्ट्रक्चरिंग, मैं एनपीए दिखा दूंगा उनको, ताकि मेरे को पता है कि मेरे बैंक के एनपीए क्या है और मैं इन्वेस्टर कम्युनिटी को क्या बता रहा हूँ, मैं हमेशा सच बोलूंगा। देखो इसमें सिंपल चीज पता है क्या है, लोग है ना बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्ञान लगाते हैं, वही मैनेजमेंट जो सच बोलती है ना उसके पास जाना है।
सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है, सच कौन बोल रहा है भाई, ये डिसाइफर करना है आपको। उदय कोटक सच बोलते थे, हमेशा वो सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसके लिए मार्केट को उनके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो गया। उनको मार्केट को क्या ट्रस्ट हुआ, कितनी भी बुरी साइकिल होगी कोटक के एनपीएस कभी भी बुरे नहीं होंगे। तो मार्केट ने क्या कहा, हम इनको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया। सो नाउ एट पीक व्हेन उदय कोटक वाज देयर, इट ट्रेडेड 8 टाइम्स प्राइस टू बुक। जब वो 1200-1300 का शेयर था, 200 रुपए उसकी बुक वैल्यू थी, उतना ट्रेड करता था वो। देन व्हेन उदय कोटक वेंट आउट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, द मार्केट डज नॉट नो व्हाट इज द न्यू मैनेजमेंट। तो फिर वो स्टॉक टाइम करेक्शन में जा रहा है, वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है उसका, बट ही वाज द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर द मार्केट इज टेलिंग यू। तभी उदय कोटक में भी 3 साल से रिटर्न नहीं है। बुक तो अच्छी है, बुक तो अच्छी है, एनपीए भी नहीं बढ़ रहे हैं, लोन ग्रोथ भी है, तो क्यों नहीं रिटर्न दे रहा स्टॉक? स्टॉक इसलिए रिटर्न नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट आपको ये कह रही है कि उदय कोटक चले गए, हमको नहीं पता अब उदय कोटक के बाद कौन आएगा, हम कैसे रिटर्न दे तुमको जब तक हमें नहीं पता कि फ्यूचर के एनपीएस कैसे प्ले आउट करेंगे। तो अब मार्केट, अब अशोक वासवानी करके आए हैं, वो भी वेटरन बैंकर है, अब मार्केट उनको सुन रही है, अब मार्केट उनको ट्रस्ट कर रही है, अब वहाँ स्टॉक थोड़ा बड़ा है, 1800 से 2200 गया है। बट जब तक किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं आता ना, तब तक मार्केट रिटर्न नहीं देती। ये दिस इज बीन माई एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 15 years ऑफ ट्रैकिंग बैंक्स। दैट एनआईएम एनआईआई ये जो मेट्रिक्स बोलते हैं ना, वो कुछ मैटर नहीं करता एट द एंड ऑफ द डे। इट मे मैटर इन द शॉर्टर टर्म फॉर 1 or 2 quarters, बट इन द लॉन्गर टर्म व्हाट मैटर्स इज आपकी मैनेजमेंट कितना सच बोल रही है और आप एनपीएस कैसे कंट्रोल कर रहे हो। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर। इन 3 चीज़ों के लिए, और बहुत सारे स्निपेट्स हैं, राइट, पर इन 3 चीज़ों के लिए उनको 8 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता था, एंड दैट इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इवन एचडीएफसी बैंक नेवर गॉट दैट काइंड ऑफ अ मल्टीपल। व्हाट इज द मल्टीपल रेंज? फॉर पीएसयू बैंक्स इट इज लेस देन 1, so 0.5, 0.6, 0.7 times price to book. For larger private sector banks, it ranges between 2 to 4. Like HDFC Bank today trades at about 2 times. ICICI Bank trades at about 3.1 times. Okay, and Kotak used to trade at about 8. Now it has come down to 4. Right? So ये ब्रॉड 8 कभी नहीं मिलेगा। 8 मिलेगा जब अगला उदय कोटक आएगा, वो अगला उदय कोटक कोई भी नहीं दिख रहा। बजाज फाइनेंस ट्रेड्स एट 10-11 टाइम्स प्राइस टू बुक। बजाज के बहुत अच्छे लीडर है राजीव लाल करके। राजीव लाल को आप ऐसे बोल दोगे ना तो ऐसे लेंडिंग करता है, मतलब उसको पता है क्या नहीं। उससे बात करोगे ना तो आपको ऐसा रियलाइज होगा बंदा ही डिफरेंट है वो। हिज करिश्मा, हिज पैशन, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंडिंग बिजनेस इज फैंटास्टिक, एंड दैट इज व्हाई until 2020 Bajaj Finance gave 75% CAGR from 2008. 75% 75% CAGR. It was all because of राजीव जो थे उनकी वजह से, राइट। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिटर्न के लिए लेंडर्स के अंदर। और लेंडर को है ना, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखोगे ना, उनकी टॉप होल्डिंग बैंक ही होगा, और वो होगा भी, क्योंकि बैंक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड को पैसे डालने के लिए। आज की डेट में आप 10,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक में डाल सकते हो, बट आप 10,000 करोड़ स्मॉल कैप स्टॉक में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट, वहाँ पे लिक्विडिटी उतनी है ही नहीं, राइट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ मैनेजमेंट इज द क्रिटिकल फैक्टर विच नोबडी टॉक्स अबाउट। मतलब बहुत बहुत अलग अलग चीजें बोलते हैं, वो मैटर ही नहीं करता कुछ। आप इसको सेट करो तो सब सेट। बट फिर मैनेजमेंट को अभी ट्रस्ट कैसे करना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल अलग अलग मैनेजमेंट अलग अलग स्टेटमेंट्स पास करेंगे, तो देन उनके ऊपर ट्रस्ट कैसे आएगा? एंड एग्जांपल दे सकते हो कि उन्होंने क्या बोला और नेक्स्ट टाइम वो हुआ कि नहीं हुआ, अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो सब चेक करना है कि कैसे करना है? So let me give you an example, very recent example. Let's not talk about the past. HDFC Bank and HDFC have merged. ठीक है, तो कैसा है ना, लोन टू डिपॉजिट रेशियो करके होता है। लोन टू डिपॉजिट रेशियो लार्जर बैंक्स में ना 70-80% होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास 100 रुपए का डिपॉजिट है ना, तो तुम 70 रुपए लोन दे रहे हो। बड़े बैंकों को कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब कोई बैंक 1 लाख करोड़ हर साल प्रॉफिट में कमा रहा है, तो उन पैसों की क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम उनको पैसे की, राइट। टुडे एचडीएफसी बैंक इज ऑन दैट स्केल, राइट। तो जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हुआ ना, तो उनका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ डिपॉजिट दैट दे वर गेटिंग, दे वर गिविंग लोन्स ऑफ 125 रुपीज। ओके, मार्केट वॉज वेरी पर्टर्ब्ड बाय दिस, रेगुलेटर वॉज पर्टर्ब्ड बाय दिस, बिकॉज इस कंट्री के अंदर 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। इन तीनों के बिना कंट्री नहीं चल सकती। वन इज एसबीआई,
वन इज ICICI बैंक, वन इज HDFC बैंक। इन तीनों का लोन टू डिपॉजिट रेशियो हमेशा 100 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। सारे पैसे इंडिया में, इंडिया के जो 90% पैसे हैं ना, वो इन तीन बैंक्स के पास है। कोटक नहीं होगा क्या नहीं, इसमें? उसमें कोटक नहीं है। कोटक का स्केल बहुत छोटा है अभी। कोटक का स्केल छोटा है अभी। कोटक इज ग्रोइंग बट मच लोअर स्केल। SBI is 40 lakh crores. HDFC is also 40 lakh crores now because of its merger. Right? Then comes nearly about 8 to 10 lakh crores is ICICI. तो ये तीन ही सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, बाकी सारे छोटे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है ना, वो 100 से नीचे होना चाहिए, कि RBI का अनरिटन रूल है, क्योंकि इनमें रिस्क कभी नहीं हो सकता। और इनकी जो स्क्रूटिनी है ना, वो 10x ज्यादा होती है। इनकी RBI प्रॉपर हर 3 से 6 महीने में स्क्रूटिनी करती है, क्योंकि इनमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। इनमें गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो लोन टू डिपॉजिट 125%, और इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ना, वो 4% से उठ के 5% हो गया। अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कुशल के पास 100 रुपये है ना, तो कुशल बहुत फास्ट मूव कर सकता है। कुशल के पास 40 लाख करोड़ है ना, तो बहुत स्लो मूव करेगा, क्योंकि 40 लाख करोड़ हाथी हो गया। फिर उस हाथी को मूव करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी। सो व्हाट द बैंक सेड, मेरे को आप 2 साल दो, 2 साल में मैं सारे पैरामीटर को नीचे लेके आऊं। अब नाउ द मैनेजमेंट इज आस्किंग फॉर टाइम एंड इट इज फेयर। नाउ द मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन इट। नाउ देयर लोन टू डिपॉजिट रेशियो विद इन 1 ईयर इज एट 98%। जो मैनेजमेंट बोल रही है वो वॉक द टॉक कर रही है। लेसन नंबर 1, बी विद मैनेजमेंट हु आर वॉकिंग द टॉक, वो आर नॉट सेइंग दैट हम फ्यूचर में ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं। ऑब्जेक्टिवली चीजें ग्राउंड पे चेंज होनी चाहिए स्लोली। एंड उन्होंने पूरा ग्रोथ स्लो डाउन कर दिया ना। पहले HDFC जोक होता था 20% ग्रोथ है तो HDFC बैंक, हर क्वार्टर में वो 20% ग्रोथ देते थे बिफोर दिस मॉडल। वो मतलब अब 20% ग्रोथ नहीं आया तो लोग, पीपल वर सरप्राइज। दे ओवर द लास्ट 6 मंथ्स द ग्रोथ इज जीरो, जीरो। मार्केट वैल्यूएशन की परवाह नहीं की। लॉन्ग टर्म बैंक के लिए क्या अच्छा है, लोन टू डिपॉजिट नीचे लेके आओ। रेगुलेटर भी बोल रहा है नीचे लेके आओ, ग्रोथ बाद में करेंगे। उनका जो मार्जिन है वो 3 पहले 4% था, अब 3.3% के आस। मार्जिन को इम्प्रूव करो, फ्रेंचाइजी अच्छा बनाओ। सो दे आर वॉकिंग द टॉक, दे आर नॉट सेइंग दैट हम बाद में कर लेंगे इसको। नहीं, ICICI बैंक मार्केट लीडर हो गया, होने दो उनको, बट हमारी जो रियलिटी है उसमें स्टिक करना। पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट हैज टू वॉक द टॉक। लेट मी नाउ गिव यू अनदर एग्जांपल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करके है, ठीक है। उनका ना 2021-22 में ऐसा ही स्पेक्टेकुलर ब्लॉट हो गया था। मतलब क्या कि NPA इतने बढ़ गए थे कि बैंक ही बैंकरप्ट होने वाला था। आरबीआई जो CEO है वो छोड़ के चला गया, नितिन चुक करके HDFC बैंक का CEO था, HDFC बैंक से आया था, वो छोड़ के चला गया, बहुत बड़े क्राइसिस में था। वो सिर्फ माइक्रो लेंडिंग करता था, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो लेंडिंग करता है। फिर उन्होंने क्या सोचा, यार ये लेंडिंग करने से ना हमारी बुक पे रिस्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, और हमारे जब NPAs आएंगे ना तो हम ब्लॉट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम मिक्स करेंगे अनसिक्योर्ड प्लस सिक्योर्ड, और हम इसको 5 साल में ना सिक्योर्ड बुक को 50% तक लेके जाएंगे, 5 से 8 साल में लेके जाएंगे। कह रहा है 5 से 8 साल में कम नहीं कर सकती, 1-2 साल में नहीं कर सकती। तो वो उस पॉइंट के ऊपर बढ़ रहे हैं। अभी आज की डेट में 2 साल हो गए इस बात को, वो 25% पे ऑलरेडी है अपने बुक। तो मैनेजमेंट वॉक द टॉक कर रही है। मैनेजमेंट क्या बोल रही है, भाई मैं ये करूंगा, धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। सो बी विद मैनेजमेंट हु आर वॉकिंग द टॉक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज जो NPA सही में दिखा रही है, NPA झूठा झूठा बुला के नहीं हाइड कर रही है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी IDFC फर्स्ट बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक में वी वैद्यनाथन से मैं मिला था। मैंने उनको यही सेम बात बोली। वो गाइडेंस देते हैं मेरे NPA क्या होंगे, वो गाइडेंस देते हैं मेरे NPA क्या होंगे। मैं, सर आपको कैसे पता आपके NPA क्या होंगे? आपके पास 10,000 लोग है, बराबर है बात, बट आप कस्टमर बिहेवियर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आज की डेट में मुझे नहीं करना फिर। तो when management start to give guidance about their NPAs, that's where the management is wrong, because management has no control over NPA. Management has what control over? आप किसको लोन दोगे, चेक करोगे, डिपॉजिट किससे ले, इसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल है। मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है NPA के ऊपर, ठीक है। तो वो गाइडेंस देते हैं। अब क्या हुआ, अब माइक्रो फाइनेंस में अभी NPA, बहुत बड़ा NPA साइकिल चल रहा है, बहुत बड़ा। मतलब कुछ कुछ कंपनी तो बैंकरप्ट हो रही है, ठीक है, उनके NPA बढ़ गए। अब वो मार्केट के पास सामने आके बोल रहे हैं मेरे NPA बढ़ गए।
मार्केट ने क्या किया, 100 रुपए से स्टॉक 60 रुपए कर दिया। तो जब आप ऐसे प्रोमिसेस करते हो जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट आपको उसको लाइक नहीं करेगी। ऐसे प्रोमिसेस देने ही नहीं चाहिए जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आप लोन ग्रोथ के ऊपर गाइडेंस दे सकते हो, आप डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर भी गाइडेंस दे सकते हो टू सम एक्सटेंट। बैंक्स कैन मैनिपुलेट बाय गिविंग हायर इंटरेस्ट रेट, दे कैन गेट डिपॉजिट्स, बट आपको एनपीएस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो नेट नेट इन शॉर्ट, मैनेजमेंट सच बोल रही है, मैनेजमेंट वो चीजें कमिट कर रही है जो वो कर सकती है, वो नहीं कमिट करना जो नहीं कर सकते हैं। बहुत मैनेजमेंट बहुत कुछ गाइडेंस देती है। और द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज बी विद अ बैंक हु इज अ मिक्स ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट हायर होता है, पर अगर वो एनपी हो गए तो गए पैसे सारे। सिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट लोअर होता है, बट अगर वो उसने एनपीए किया तो आप घर अपने नाम पे ले लोगे, घर को बेच दोगे, पैसे मिलेंगे 50 60 70 टका, राइट। तो एक मिक्स होना चाहिए। और सबसे ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैनेजमेंट झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम क्राइसिस में है तो बोलो, सीधा सीधा बोलो हम क्राइसिस में हैं। और क्राइसिस में कौन नहीं होता कुछ भी। बिजनेस है, बिजनेस उतार चढ़ाव ही होता है ना, राइट। टुडे सम डेज यू विल हैव अ गुड डे, सम डेज यू विल हैव अ बैड डे, तो बस यही है, राइट। So from that perspective, number one is management. As I said, look at the strategy of the management. If they're lending to very questionable sectors, for example, gems and jewelry बहुत एक questionable sector है, right? For example, infrastructure sector बहुत questionable sector है, वहाँ पे इंडिया में पैसे इतने जल्दी नहीं मिलते, वहाँ पे aggressively lend कर रहे हैं तो रेड फ्लैग है, पूरा रेड फ्लैग है। टुडे somebody is giving loan to Vodafone Idea. Let me give you a simple example. Nothing against Vodafone Idea, but they have a problem. वो प्रॉब्लम है, मतलब वो कस्टमर्स रैपिडली लूज कर रहे हैं, उसके पास उनको 3 लाख करोड़ का डेट है और हर क्वार्टर वो लोग लॉस दे रहे हैं। So if somebody is going to Vodafone Idea and lending for XYZ number of reasons, there is a question in my mind, why are they lending भाई? नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि वो फ्यूचर में जाके अच्छा चांस है कि अगर बिरला ने पैसे नहीं डाले तो कंपनी कहाँ जाएगी, राइट। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कहाँ पे लेंड कर रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अग्रेसिवली अगर अनसिक्योर्ड लोन्स दे रही है बैंक, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अग्रेसिवली नहीं देना चाहिए। मैंने बहुत बार, बहुत सारे लेंडर्स जो अग्रेसिवली लेंड करते हैं ना, बहुत बार वहाँ पे सवाल उठाए हैं। एंड नाउ इवन द टॉप लेंडर्स आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर बुक आउट ऑफ अग्रेसिव लेंडिंग इन अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत है। आपको 28 टका तो मिलता है, बट एनपी हो गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। दूसरा बड़ा बात, मैं एक बैंक हूँ, एचडीएफसी बैंक, 4% पे मेरे डिपॉजिट मुझे मिल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक टुडे बोरोज एट 4%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोरोज एट 8%, पूना वाला फिनकॉर्प बोरोज एट 11%। रिस्क कहाँ पे है? वहाँ पे ऊपर ऊपर। ऑब्जेक्टिव रिस्क यहाँ पे है, क्योंकि इसको अगर 8 टका कवर करना है, इसकी 4% तो ऑपरेशन कॉस्ट है ना। इसकी ऑपरेशन कॉस्ट है, बैंक को रखना, लोगों को रखना, ब्रांच को रखना, नियर अबाउट 3 से 4 टका कॉस्ट है, 12 टका उसका, और उसको 4 टका उसके ऊपर कमाना है, तो 16 टका पे तो वो मिनिमम लैंड कर सकता है। मेरा कॉस्ट ऑफ फंड 4 टका है, ठीक है, मेरे को 4 टका ही कमाना है, मैक्स 8 9 10% पे मैं लैंड करूंगा। तो आइडियली इन छोटे बैंक के बिजनेस मॉडल में रिस्क है, तो आप इनको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खरीद सकते। अगर आप इनको एक्सपेंसिव खरीद रहे हो तो आप रिस्क को अपने पास लेके आ रहे हो, राइट। सो दैट्स द पर्सपेक्टिव, दैट कॉस्ट ऑफ फंड्स देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर बहुत हाई है, खरीदो बैंक को, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लोअर वैल्यूएशन पे बाई। जैसे इंडसइंड बैंक आज कुछ प्रॉब्लम है, बट 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, तो आगे चल के कुछ भी रॉन्ग भी होगा, एटलीस्ट वो क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन बहुत चीप, राइट, डाउन साइड कंप्रेस्ड, राइट। सो दिस इज द सेकेंड वन, दैट द कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी रियली वेल कंट्रोल्ड। अब देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज वेयर लार्जर बैंक्स आर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। सो आप अगर देखोगे एचडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड में नियरली अबाउट 1.5% का डिफरेंस, तो वहां पे रिस्क डेवलप होता है, राइट। वो पर्सपेक्टिव है। मूव split between unsecured and secured loans. Let me give you an example here कि बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट मेरे दिमाग में आया अभी। सो हम तो बैंक्स को हमेशा फॉलो कर रहे हैं। इन प्राइम ऑफ 2017
Uday Kotak started saying this system में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, and these are transcripts. If you go and read Kotak's transcripts, you'll find them. सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग बंद कर रहे हैं। 2017 से बोल रहा था वो, 17 के मिड से बोलना उसने शुरू किया, किसी को समझ में नहीं आया क्यों बोल रहा है ये। फिर 2018 में सबको समझ में आया क्यों बोल रहा है, कि वो ग्राउंड पे गया ना, उसको ग्राउंड में ऐसा दिख रहा था कि आईएलएफएस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लेंडर्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको ग्राउंड पे ऐसा दिख रहा था, तो उसने इस अलार्म को वार्न कर दिया और उसने अपने आप को रोक लिया। तो कैसा है ना कि एक बहुत ही स्मार्ट लीडर होना चाहिए बैंक का, जो कि ये सब चीज़ें देखे, देखने के बाद कॉल ले। मुझे इन्वेस्टर कम्युनिटी को है ना सेटिस्फाई नहीं कर। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा बैंक का सीईओ है, वो मुझे क्या पूछता है आके, मैं अपने वैल्यूएशन कैसे बढ़ा सकता। मैंने उसको क्या बोला, तू अगर वैल्यूएशन की वरी करेगा ना, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू वरी कर क्या, कि तेरे बैंक का एनपीए नहीं होगा, बस तू ये वरी कर। मार्केट अपने आप तुझे वैल्यूएशन देगी, क्योंकि तेरे एनपीए नहीं आएंगे तो मार्केट तो ऑटोमेटिक खुश है ना। अगर तू वैल्यूएशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करता रहेगा, तू सारे गलत डिसीजन देगा। जिसको लोन नहीं देना था उसको भी देगा तू बोलेगा मेरे को 20% ग्रोथ करके दिखो। एंड दिस इज अ सीईओ ऑफ अ टॉप बैंक इन इंडिया, राइट? वो ऐसा सोचते हैं। सो व्हेन मैनेजमेंट डोंट वरी अबाउट देयर स्टॉक प्राइसेस, देन दे विल स्टार्ट टू डू रियली वेल। अनदर एग्जांपल, 2020 में जब कोविड हुआ था, राइट, उदय कोटक स्टॉक प्राइस वेंट फ्रॉम 1800 1900 टू अबाउट 1000। उदय कोटक ने 1000 में शेयर बेचे। मुझे मेरे बैंक को प्रोटेक्ट करना है, मुझे मेरे बैंक का कैपिटल बिल्ड करना है, मुझे नहीं पता एनपीएस कितने आएंगे, बैंक का कैपिटल बिल्ड करना। तो कोटक महिंद्रा बैंक सैट ऑन 24% कैपिटल एडिक्वेसी। 24% किसी भी बैंक का नहीं होता, कहीं पे भी दुनिया में नहीं होता। 24% क्या? कैपिटल एडिक्वेसी, तो कैपिटल, उतना कैपिटल है, 100 रुपए में से ना 24 रुपए फ्री पड़े हुए हैं। वो बैंक कभी भी लेंड कर सकता है, मतलब कैश में पड़ा हुआ है बैंक के पास, इट इज इन कैश। बैंक कितना रखते हैं? 17-18 रुपए रखते हैं, बड़े बैंक 17-18-12, एसबीआई के पास 11% है, ठीक है, उतना रखते हैं। उदय कोटक ने उस टाइम कैपिटल एडिक्वेसी शोर अप करके 24% कर दी। वो बोलता है मेरे को एनपीए नहीं पता क्या आएंगे। सब कॉल पे पूछते हैं आपको क्या लगता है एनपीए कितने हैं? बोले नहीं पता। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैपिटल एडिक्वेसी जो है उसको शोर अप कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, अगर एनपीए आए तो मैं उनका प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टॉक प्राइस नियरली अबाउट 1800 से 1000 गया, घबराया नहीं हूँ बेचने से, बेचूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इन्वेस्टर कम्युनिटी नहीं है। अभी मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को मेरे बैंक को बचाना है, मेरे बैंक को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ ग्रेट इंस्टीट्यूशंस आर बिल्ड, वेयर दे आर फोकसिंग ऑन लेंडिंग, दे आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग गुड वैल्यू टू कस्टमर्स। ऑफकोर्स वहां पे आरबीआई भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो स्ट्रैटेजी वाइज जो करेक्ट डिसीजंस देने हैं हर मोमेंट पे, वो ले रहे थे। एंड अगर कोई भी बैंकर आज उनको पढ़ेगा ना, तो उसको समझ में आएगा बैंकिंग कैसे करनी है, राइट? सो दैट्स द पर्सपेक्टिव हियर। ऑल्सो आई हैव शोन दिस दैट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में अगर अच्छा बैंक है ना, तो मिक्स बना के रखेगा। ऐसा भी नहीं कि पूरा ही अनसिक्योर करेगा, ऐसा ही नहीं कि पूरा अनसिक्योर करेगा। वो एक मिक्स बना के रखेगा 50-50% का, ताकि दोनों तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट, राइट? और ये है ना, ये कहाँ से मिलेगा? हर बैंक इसको पब्लिश करता है, हर बैंक हर क्वार्टर इसको पब्लिश करता है। ये आरबीआई का मैंडेट है, हर बैंक हर क्वार्टर इसको आप पब्लिश करता है, आप क्वार्टरली देख सकते हो, और इसका मूवमेंट भी पिछले 3 साल का बैंक दिखाते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको फाइंड करना, आराम से मिल जाएगा आपको। राइट। और एक और बैंक की अगर बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक बीच में आई थिंक एकदम स्टेबल था एंड बाद में काफ़ी मूवमेंट्स आई थी उसमें। तो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन आईसीआईसीआई बैंक? यार आईसीआईसीआई बैंक है ना, आईसीआईसीआई बैंक एक इंडिया का सक्सेस स्टोरी ओवर द लास्ट 5 to 7 years इज आईसीआईसीआई बैंक। सो व्हाट हैपेंड इज 2012 से लेके 2016 में आईसीआईसीआई बैंक में बहुत रॉन्ग चीजें हुई। चंदा कोचर लीडर थे आईसीआईसीआई बैंक के, तो उन्होंने कॉर्पोरेट्स को लोन दिए, वो रीस्ट्रक्चर करते थे लोन्स को, उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की लोन की। सो ये सब चीज़ें कभी भी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई नहीं हुई, बट ये सब चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है? तो आईसीआईसीआई बैंक में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और आईसीआईसीआई बैंक है ना, इंडिया में ना एक फंडामेंटल बात समझने वाली है। एचडीएफसी बैंक ने अपना इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्ड किया ना, वो रिटेल को ही लोन देते थे, रिटेल को ही लोन देते थे।
HDFC Bank was a complete retail loan, retail oriented bank. 50 से 55% HDFC Bank का retail में जाता था, बाकी 35-40% corporate में जाता। ICICI Bank 2012 से 2016 एग्जैक्ट रिवर्स था। वो लोग कॉर्पोरेट को लोन देते थे, रिटेल में ज्यादा फोकस नहीं थे। चंदा कोचर की स्ट्रेटेजी थी। तभी सारे क्राइसिस हुए, ये स्कैम, वो स्कैम, किंगफिशर और टेलीकॉम स्कैम और क्या क्या स्कैम हुए। ICICI बैंक में फंस गए, रिटेल को कम लोन थे उनके, तो फंस गया। फिर रीस्ट्रक्चर करते थे, एनपीएस छुपाते थे, बहुत कुछ हुआ। 2016 में आरबीआई ने बोला बस बहुत हो गया, अब तुम बाहर जाओ। तो चंदा कोचर को चेंज किया संदीप बख्शी। संदीप बख्शी का एक्सपीरियंस आईसीआईसीआई बैंक में बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो आईसीआईसीआई बैंक में नीचे से आया, तो वो भी चंदा कोचर के उसमें थे। बट उन्होंने क्या बोला, हम इस बैंक को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहले हम कॉर्पोरेट बुक में 55-60% है ना, हम इसको कम कर देंगे। आज की डेट में टुडे आईसीआईसीआई बैंक इज 60% रिटेल एंड इट इज ओनली 40% कॉर्पोरेट। उन्होंने क्या बोला, हम एनपीए को दिखा देंगे, दिखाने दो, हम लेंडिंग को आराम से करेंगे, हम मार्केट को दिखाने के लिए लेंडिंग नहीं करेंगे। ICICI Bank still grows at about 10, 12, 13% only. It doesn't grow well. हम डिपॉजिट्स लेंगे, हम हायर इंटरेस्ट भी नहीं देंगे डिपॉजिट, बट हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम रिटेल बुक पे जाएंगे। बस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये सिंपल चीजें थी। और वो मोनेटाइज करेंगे उनकी सब्सिडरीज को, ICICI सिक्योरिटीज, ICICI AMC, जो भी है। यही किया उन्होंने पिछले 4 या 5 साल में, तो स्टॉक डबल डाउन। Where people go wrong is they don't do simple things day in and day out again. They are doing complex things. But ICICI Bank CEO did these simple things. Today the stock, it is the market leader. HDFC Bank is no longer the market leader. ICICI Bank is the market leader. They are growing in terms of pretty well. market cap. No, in terms of leading the market forward in terms of stocks. स्टॉक मार्केट में अगर आप बोलेंगे तो उनका जो ग्रोथ है HDFC बैंक का ग्रोथ नहीं है, बिकॉज HDFC बैंक हैज अ गायरेशन, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। उनको 1-2 साल लगेंगे, तब तक ICICI बैंक ने टेक ओवर किया। बट ये सिंपल चीजें की संदीप बख्शी ने। अब ICICI बैंक, कभी भी आरबीआई नहीं बोलता ICICI बैंक एनपीएस छुपा रहा है, कभी भी आरबीआई नहीं बोलता है यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम फाइंड हुई है। तो ये सिंपल चीजों को डे इन एंड डे आउट एग्जीक्यूट करते गए। आप टेक्नोलॉजी वाइज देखोगे तो ICICI बैंक इज फार अहेड ऑफ मोस्ट बैंक्स, राइट। सो अब अगर आप आज की डेट में अगर देखो ना, टॉप कार्ड क्या है, कहीं पे भी ICICI बैंक नहीं दिखेगा। स्ट्रेटजी है उनकी, हमको अनसिक्योर्ड में इतना फास्ट ग्रोथ करना ही नहीं है, तो उनकी स्ट्रेटजी है, राइट। सो दैट इज वेयर ICICI बैंक टर्न्ड अराउंड, वेयर संदीप बख्शी केम इन। दैट्स वेयर आई से ना, मैनेजमेंट, संदीप बख्शी केम इन, चेंज्ड एवरीथिंग। क्योंकि कैसा है ना यार, यहाँ पे आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आप एशियन पेंट बोलो तो आप पेंट को मैन्युफैक्चर करके पेंट को बेच रहे हो, पेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर आपका परफॉर्मेंस। यहाँ पे तो आपका रॉ मटेरियल पैसा है, मनी इज द रॉ मटेरियल। आप मनी कैसे लेंड करते हो वो डिसाइड करता है आप कितने सक्सेसफुल हो, और कैसे लेंड करते हो कौन डिसाइड करता है, सीईओ, बोर्ड। कैसे लेंड करते हो तो उसके पास बहुत पावर है पूरे बैंक पे, राइट। सो टुडे व्हेन पीपल आर लुकिंग एट द नेक्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक, नेक्स्ट HDFC बैंक, people say IDFC First Bank is also HDFC. Vaidyanathan is a great leader, मतलब he's great. बट ये वो भी नहीं आंसर कर सकते कि उनका वो एनपीएस से क्यों इतना फिक्सेटेड है, गाइडेंस देने से क्यों इतना फिक्सेटेड है। जो बैंक सिंपल चीजें डे इन एंड डे आउट करेगा ना, वो जीत जाएगा। जो बैंक कॉम्प्लेक्सीफाई करेगा, एनालिस्टों के पीछे भागेगा, वो जीत नहीं पाएगा कभी। बैंक को क्या करना है, हमें देखना है कि हम लेंडिंग बराबर से करें। एनपीए देखो, एनपीए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, राइट। आएंगे भी, वो आएंगे ही। ऐसा तो नहीं हो सकता आप सिर्फ लोन दो और कभी सारे लोन अच्छे आ जाए, ऐसा तो जन्नत में होता है, राइट। तो द बैंक्स, द स्मॉलर बैंक्स टुडे, इन व्हाट इन्वेस्टर्स शुड कीप इन माइंड, द स्मॉलर बैंक्स where the management is truthful, the management is building a mix of secured and unsecured loan, the management is truthful, is not hiding NPAs, is following a strategy properly, are the banks who are going to really win. I will give you an example of CSB बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक करके है, वो साउथ की बैंक है, वो बहुत टाइम से साउथ में चल रही है। प्रेम वत्सा करके कनाडा का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसका स्टेक है उसमें, 90% इट इज ओन बाय हिम। तो क्या हुआ ना, बहुत टाइम तक वो ग्रो ही नहीं कर रहे। वो एक बंदे को लेके आया जिसका नाम है प्रलय मॉन्डल। प्रलय मॉन्डल इज द CEO ऑफ CSB बैंक। उसने क्या बोला, हम ग्रो करते हैं, चलो हम क्या करते हैं ना,
हमें गोल्ड लोन आता है तो हम गोल्ड लोन में ग्रो करते हैं, हमें वो आता है हम उसमें ग्रो करेंगे, और हम क्या मेक श्योर करें थोड़ा सा और बाकी सब लोन्स करेंगे, बट इफ वी स्पेशलाइज इन दैट वी विल डू दैट. They are doing pretty well now because the management identified that this is what we want to do. Over a period of time, we will have a calibrated growth, but our main focus will still be gold. और मेरे को गोल्ड में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. किसी ने एनपीए किया, मैं गोल्ड बेच दूंगा, मेरे को पैसे मिल गए. और गोल्ड का भाव कभी और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड का भाव नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा वो, राइट. वो इफ यू आर टेकिंग अ लोन फॉर 5 years 10 years तो वो ऊपर ही जाना है. तो बैंक तो प्रोटेक्टेड है ना इससे. सो वो स्ट्रैटेजी बहुत बहुत अग्रेसिव और अच्छी स्ट्रैटेजी है कि वो बोल रहा है कि मैं यही करूँगा. इसलिए उनका वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ. अब वो पहले 1 टाइम प्राइस टू बुक पे थे, अब वो 2.5 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे थे. मार्केट देख रहा है कि यहाँ पे एनपीए आने का रिस्क बहुत कम है, अनलेस अनटिल वो गोल्ड ही फ्रॉड है. और बैंकों में ऐसा नहीं होता, एनबीएफसी में होता है, बैंकों में प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होता है, राइट. सो दैट्स वेयर दोज बैंक्स विल स्टार्ट टू डू रियली वेल. सिमिलरली विथ फेडरल बैंक, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ राकेश दूंगा. 5 साल तक फेडरल बैंक 100 रुपए के भाव के आसपास चलते रहे, 5 साल तक. उनके सीईओ थे श्याम श्रीनिवासन, अब केवीएस मनियन आ गए शेयर श्याम. वो बोले मैं ग्रोथ नहीं करूंगा, मेरे को डर लग रहा है. उनको बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछे. देन फेडरल बैंक स्ट्रेटजी स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम 5th 6th 7th year. They are also very aggressive in gold loans. Their strategy started to work. Stock doubled out within a period of 3 months, and from 100 it is now at about 190 200 rupees. So it takes time to develop, but once you develop it, you will realize that within a period of 3 to 6 months your returns are there. Similarly, it will happen with HDFC Bank, right? The management is doing all the right things, right? तो वो perspective है. And these are 3-4 points. इसके अलावा जो कोई point है ना, वो कोई और point है ही नहीं. इस पूरे वर्ल्ड में I have talked to every analyst out there in banking. टॉप में टॉप आईसीआईसीआई थ्रू म्यूचुअल फंड के बैंकिंग एनालिस्ट, सब म्यूचुअल फंड के एनालिस्ट से लेके ब्रोकर से एनालिस्ट से लेके टीवी चैनल्स के एनालिस्ट से लेके मैं सबसे बात कर चुका हूँ. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई रियलाइज इज कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता. वो बंदा कैसे लीड कर रहा है बैंक को, बैंक की स्ट्रेटजी क्या है, और एनपीएस कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं. अगर ये कर लिया ना तो इंडिया की मार्केट का 40% बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है. And mind you, this year banks, large banks are leading the market higher. The small and mid caps, उनकी butchering हो रही है. Larger banks are leading higher. HDFC, ICICI, Axis, Kotak, they are doing pretty well, right? तो ऐसा ही हो. That's where the juice is. But लोगों को ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स चीजें कर लेते हैं. NIM क्या होता है, NIM क्या होता है. मेरे को किसी ने बताया कोटक का NIM आफ्टर 12 years ऑफ ट्रैकिंग कोटक, मेरे को किसी ने बताया कोटक का NIM 5% है. मैंने मुझे पता ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता. मेरा दाव तो कोटक पे लगा हुआ है, उदय कोटक पे लगा हुआ है, उससे मैटर नहीं करता, वो देखेगा जो देखना है उसको. तो दैट्स हाउ इट इज है ना. फॉर मेनी मेनी इयर्स आई वेंट ऑन द कोटक कॉल जस्ट टू हियर उदय कोटक, बिकॉज द लर्निंग्स. कोई बंदा अगर आपको कॉल के थ्रू कुछ सिखा के चला जाता है ना, वो बंदे में टैलेंट है. वो बंदा उदय कोटक इसलिए बना है, वो बंदे के अंदर टैलेंट है. एंड दैट्स व्हाई कुछ उसके पास कुछ नहीं था. सो हाउ ही स्टार्टेड इज कुछ नहीं था उसके पास. 5-7 लोग साथ में मिले एंड उसने वहां से लर्निंग शुरू किया. उसके पास इंटेंट थी, सही चीज, सही तरीके से लर्निंग आता था, तो पहुंच गया. दैट्स द पर्सपेक्टिव. What's his story? How did he start Kotak Bank? So कैसे Kotak was an NBFC. Kotak was an NBFC and उदय कोटक को लैंडिंग का बहुत शौक था, ठीक है. एंड उदय कोटक को पता नहीं था उस टाइम पे 80s एंड 90s में तो लैंडिंग कुछ था नहीं ऐसा इंडिया में. HDFC बैंक वाज आल्सो नॉट देयर, SBI वाज देयर. SBI तो कब से था, एंड नोबडी न्यू कि लैंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, सीपीज क्या होती है, किसी को कुछ नहीं पता था. तो उदय कोटक ने आरबीआई के पास जाके कंसल्टेशन किया. उदय कोटक को हमेशा ये रहता है कि मैं लॉ नहीं तोड़ूंगा, लॉ के अंदर ही काम करूंगा हमेशा. कंसल्टेशन किया और एक एनबीएफसी बनाई. वो एनबीएफसी बनाई उन्होंने, 4-5 लोग थे. केवीएस मनियन जो मैंने बताया ना फेडरल के सीईओ है, वो उदय कोटक की टीम के हैं. उदय कोटक की जो अंदर की टीम है ना, वो अभी भी है इतने सालों के बाद उदय कोटक के साथ. तो वो लोग चलते रहे. एनबीएफसी बनी 2001 में, उनको लाइसेंस मिला बैंक का. 2001 या 2003 में मिला. 2008 तक उदय कोटक वाज नोवेयर.
क्राइसिस आया तब तक उदय कोटक कुछ भी नहीं थे। फिर उदय कोटक ने दिमाग लगाया 2008 में, है ना, 2008 नहीं 2011 में एक डीरेगुलेशन आया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। पहले कैसा था ना, आरबीआई ने मैंडेट किया था कि 3.5-4% ही आपको देना है, सबको देना है। अब बड़े बैंक भी वो देंगे, छोटे बैंक भी वो देंगे, छोटे बैंक रो कैसे करेंगे, सब बोले बड़े बैंक में देता हूँ मैं। तो आरबीआई ने 2011 में क्या किया, डीरेगुलेशन कर दिया। आरबीआई ने बोला आपको जो इंटरेस्ट रेट देना है दो, वो आपके मॉडल के ऊपर। तो उदय कोटक ने क्या दिमाग लगाया, ये जो अभी ये लोग जो सब कर रहे हैं ना, वो उदय कोटक का दिमाग है। उदय कोटक ने क्या बोला, मैं आपको 6% इंटरेस्ट दूंगा, अब मेरे पास आओ। तो वहां से ये हायर इंटरेस्ट रेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये जो अब नए बैंक्स दे रहे हैं, वो वहां से शुरू हुआ था। तो 2011 में जब ये हुआ ना, तो उदय कोटक का फ्रेंचाइज डेवलप होना शुरू हो गया। लोग उनके पास आए, लोग उनके पास आए, टू दैट एक्सटेंट टुडे ही इज गिविंग 3% इंटरेस्ट। नाउ ही हैज गॉट 4.5-5 लाख करोड़ ऑफ डिपॉजिट्स। अब उसको नहीं चाहिए डिपॉजिट। तो उसने वो दिमाग लगाया, और उसने दूसरी जगह क्या किया, उसने अपने एनपीएस को कंट्रोल किया। तो उससे क्या हुआ ना, उसका जो ये 2011 से लेकर 2018-19 तक का फेज था, वहां पे कोटक, एचडीएफसी बैंक वर द ओनली टू बैंक्स व्हिच वर डूइंग रियली रियली वेल। एक्सिस वाज आउट, आईसीआईसीआई वाज आउट, येस टू सम एक्सटेंट वाज डूइंग वेल, बट येस का पता था कि क्या हो रहा है, राइट। एंड एसबीआई तो वाज रिडल्ड इन एनपीएस बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो दीज वर द ओनली टू बैंक्स, एंड उनके लिए फील्ड क्लियर था, क्योंकि बाकी सारे बैंक के पैसे ही नहीं थे। ये लैंड कर रहे थे अपने आप चूज करके। कोटा क्या था, मैं तो चूज करूंगा भाई किसको लैंड करूंगा। आप देखोगे ना, कभी भी एनपीए होते हैं ना, एनपीए में लेंडरों का नाम आएगा ना, कभी भी आप देखोगे कोटक का नाम नहीं आता, बहुत कम जगहों पे आएगा। इवन वोडाफोन आइडिया, कोटक हैज नो एक्सपोजर टू देम। तो वो लोग सोच समझ के स्क्रूटिनाइज करके लोन देते हैं। सो 2010 से 2011 से लेकर 2018 तक उदय कोटक ने अपना नाम बना लिया। उदय कोटक ने बहुत सेंसिबल लैंडिंग की, और अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि मैं अपने हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स लेके अपने फ्रेंचाइज को बना लूंगा, लोगों को मेरे पे भरोसा हो जाएगा, फिर मैं उसको नीचे लेकर आऊंगा। नाउ व्हाट इज आईडीएफसी डूइंग? अब आईडीएफसी क्या कहता है, बैंक जो है ना, क्वार्टरली सेविंग्स अकाउंट पे क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं। आईडीएफसी क्या बोला, मैं मंथली दूंगा, आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ। तो इससे क्या होता है ना, इससे एनपीएस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ फंड 7.5% है उधर, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके ग्रो करने की कोशिश कर, ही कुड बी सक्सेसफुल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट विल बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अब सब लोग फील्ड में हैं। पहले क्या था, एचडीएफसी और कोटक की थे, अब सब लोग हैं। अब आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी भी है, एसबीआई भी है, और फेडरल भी है, और एक्सवाईजेड भी है, भी है, एनबीएफसी भी है, सब है। सो 2010 से लेके 2018-19 तक का जो फेज था, वहां पे कंपटीशन बहुत कम था, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो बैंकों को बहुत केयरफुल रहना होगा, एंड सेंसिबल लैंडिंग। सो उदय कोटक, दिस इज द ट्रियो दैट आई से, उदय कोटक, आदित्य पुरी एंड राजीव जैन और बजाज फाइनेंस। ये लोग तीनों ने रिटेल में इतनी लेंडिंग की, इतनी लेंडिंग करके इतने पैसे कमाए हैं ना, कि वो दोस बैंक्स हैव बिकम एन इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि ये हमारा टाइम है और हमें लोन लेंड करना है। सो दैट्स व्हेयर दोस थ्री इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म्ड। अब इनको कुछ नहीं होगा, अब ये बहुत अच्छा करेंगे अगले 3, 5, 10, 15 साल में, बहुत अच्छा। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक कौन बनेगा, वो सवाल है। एंड दैट्स वेयर द रियल एचडीएफसी बैंक स्टॉक विल नॉट गिव हायर रिटर्न्स, इट विल बी 10-15% स्टॉक। जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, जिनको चाहिए कि पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जाना जाए, वो रियल डेल्टा विल कम फ्रॉम द स्मॉलर बैंक, जहाँ पे स्मॉलर बैंक अच्छे से लैंड करेगा, वो वहां पे रियल डेल्टा है। वो दैट इज वेयर पीपल हैव टू पुट देयर ब्रेन, अप्लाई देयर ब्रेन एंड सी वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट। ऐसा है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो आपने टच अपॉन किया था, तो हाउ आर दे डिफरेंट, एंड उसमें क्या क्या कौन से बैंक्स है, कैसे मूवमेंट सो हो रहा है? आरबीआई ना सबको, बाय दिस पॉडकास्ट आई वांट टू से दिस, सबको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में पैसे डालने चाहिए। 3 या 4 तरह के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, सबको पता है पीएसयू बैंक्स क्या है, एसबीआई, यूनियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल दो स्टॉक, एवरीबडी नोस। वन इज लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस। देन इज स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईडीएफसी, फेडरल, सीएसबी, करूर वैश्य, लक्ष्मी विलास बैंक, ऑल दो स्टॉक। देन थर्ड इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई ने क्या कॉन्सेप्ट से बनाया कि पिछड़े हुए जगहों पे ना एक्सेस नहीं है लोगों को, लार्जर बैंक्स इंटरेस्टेड नहीं है वहां पे जाने में।
तो आरबीआई ने कॉन्सेप्ट बनाया स्मॉल फाइनेंस बैंक का। वो छोटे बैंक्स है ना, वो छोटी जगहों पे ही ऑपरेट करेंगे और उनका ऑब्लिगेशन है लोएस्ट ऑफ द लो क्लासेस को लेंड करने का। जब आपने कुछ थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया ना, तो आरबीआई आपके लाइसेंस को फुल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर देगी। बट ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि लोएस्ट में लोएस्ट लोगों को पैसे मिलने चाहिए, एक्सेस टू क्रेडिट शुड बी। That is the concept of small finance bank. We've got Equitas, we've got Utkarsh, we've got Ujjivan. Bandhan was a small finance bank. जब उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा अच्छा करना शुरू किया तो आरबीआई ने उनको फुल यूनिवर्सल लाइसेंस दिया। उज्जीवन को भी अभी फुल यूनिवर्सल लाइसेंस दिया और फिर अब नेक्स्ट 3 to 5 years उज्जीवन विल बी अ कंप्लीट बैंक। तो ये कॉन्सेप्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लोएस्ट ऑफ द लो कैटेगरीज को लोन देंगे, वैसा कॉन्सेप्ट है। एंड इसमें फिर क्या लाइक इन द स्टॉक्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज दैट यू हैव मेंशन्ड, हाउ हैव दे परफॉर्म्ड एंड इसमें अपॉर्चुनिटीज है क्या ये सेक्टर तो में? स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा है ना, अब देखो कैसा है कि मैं अगर लैंड कर रहा हूँ 27-28% पे, तो मेरे मॉडल में तो रिस्क है ही। नन ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव गॉन ऑन टू क्रिएट वेल्थ। Ujjivan Small Finance Bank, it got listed at about 30 rupees, went to 60, 65, came back to 30. Bandhan Bank listed at about 300, went to 700, came back, is at 180 today. Lesser than the IPO price. Yes. So small finance bank never tend to create value क्योंकि उनके मॉडल में रिस्क है। What about AU Small Finance? उन्होंने तो बनाया है ना? AU has made to some extent, but again AU में भी बहुत रिस्क है and AU's valuation is also crazy. AU, to me, AU's risk will someday play out and AU will also have problems. But AU still now is doing well. AU is very much concentrated in Rajasthan and adjoining areas में AU वहाँ पे concentrated है बहुत ज़्यादा. And AU also wants to become a universal bank over a period of time. But AU is still okay. Okay. But मेरा स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मत बनो यहाँ पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन के निकल जाने बैंक से। You have to be a short term investor and you have to exit out. What has been your best and worst investment in the stocks in the banking sector and how much return did you get? I've posted this out. My best investment has been Kotak. So I'm still an investor in Kotak. I'll continue to remain an investor in Kotak. So I've invested at the peak of 2008. I've seen a 50% fall in Kotak for 3 years. There's something about Uday Kotak that always appealed to me and I always stayed invested because of him. So I still continue to remain invested in them, and we continue to stay invested in HDFC Bank also. We believe that HDFC Bank will do tremendously well. So those have been two good investments for us. So my worst investment in a bank has been in RBL Bank. So in RBL Bank, we had invested after the IPO at about 200-250 रुपए पे. The stock went all the way up to 700. We knew the risk. We still didn't sell. Because we thought that we became very greedy and we thought that वहाँ से भी हमको और रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट वी ऑलवेज न्यू द रिस्क दैट वो लोग क्रेडिट कार्ड बुक को बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स को बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं, और जिस दिन ये फूटेगा उस दिन बहुत ज़्यादा प्ले आउट होगा, उस दिन बहुत ज़्यादा पनिश करोगे आप। बट यू नो व्हाट, द बेस्ट लेसन्स आर लर्नड नॉट बाय टीचिंग, दे आर गिवन बाय द मार्केट। जब आप पैसे लूज करते हो ना, तो यू आर ऑब्जेक्टिवली go and introspect. And when you introspect and you see that these risks were always there, we didn't see it. Right? Today there's a stock called Gensol. I don't know if you know or not. Yeah. Gensol में जो हो रहा है, Gensol में एक सिंपल चीज करनी थी। अगर आप उनके कैश फ्लो देखोगे ना, 3 साल आप सीईओ, 3 साल के कैश फ्लो देखोगे ना, ऑपरेशन से तीनों नेगेटिव है। वो बार बार एक्विटी रेस कर रहा था, तो वो रेड फ्लैग है पूरा कि कंपनी, अगर देखो, अगर कोई भी बिजनेस को सस्टेन करना है ना, एटलीस्ट कैश फ्लो तो बनाना पड़ेगा ना, वरना आप सैलरी वगैरह कैसे पे करोगे? नहीं करोगे ना। तो वो 3 साल में नेगेटिव था और वो रिस्क ऑल द वे देयर था। व्हाट पीपल वर डूइंग इज, बिकॉज स्टॉक प्राइस मूव्ड अप फ्रॉम 60 to 1200 1300, पीपल इग्नोर्ड दोज रिस्क। फिर जब स्टॉक प्राइस नीचे आए ना, तो लोगों को रियलाइज हुआ। सिमिलरली इन आवर केस, वी न्यू दोज रिस्क। 200 से लेके 700-800 तक जब गया था आरबीएल बैंक, बट देन व्हेन इट केम डाउन, देन वी रियलाइज दिस दैट ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। अगर मार्केट उसको देख नहीं रहा है कभी, तो मार्केट आगे जाके उसको देखेगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट एंड नॉट से दैट हाँ ठीक है, ये इसको इग्नोर कर देते हैं।
So from my perspective, these are learnings that I've given. These are all learnings after relentlessly learning about tracking those stocks every quarter. In every quarter, there are about 40 banking stocks. I do calls of every bank. So relentlessly tracking them, then you realize this that boss ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करोगे. And this has been going on from 2008, right? तो वहां से आपको रियलाइज होता है कि ये सब चीजें जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है, एनपीएस जरूरी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जरूरी है, कैसे ब्लो आउट हो रहा है. आरबीआई पहले कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था. आरबीआई की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था पहले तो. अब आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट है कि देखो इंडसइंड बैंक का बाहर निकल गया. So RBI is also strict now. Over a period of time, you start to realize all of these things. And from my perspective, बहुत पैसे कमा सकते हैं इन्वेस्टर्स. बैंक्स तो कमा ही सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी इन पूरे सेक्टर्स में बहुत पैसे कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर्स पार्टनर विद द राइट कंपनी, राइट मैनेजमेंट, एंड कंटिन्यूअसली लुक एट व्हाट दीज मैनेजमेंट्स आर really doing. Right. And जब आप बोल रहे कोटक एंड एचडीएफसी, so what was the return you had made percentage wise या multi bagger Kotak, था, I कैसे था? continue to stay invested in Kotak. We've been invested in Kotak since the price of about 100. I continue to keep buying Kotak. Since the price of 100, I've been continuous. Kotak में तो कितने साल से इन्वेस्टेड हूँ, बहुत साल तो हो गए. कितना होगा ये, कितने एक्स ग्रो हुआ होगा ये आपका अभी स्टॉक? 100 से वो अभी 1800, 1900, 2200 हो गया अभी तो. So it is, 22x. yeah, it is not easy to invest for a period of 10 to 15. लोग बोलते हैं. So if you take that stat, now there's a stat when HDFC Flexi Cap Fund over a period of 30 years, it has delivered about 22% return. How many investors have invested, or how many investors have stayed invested for a period of 30 years? Zero. In theory, we say that it is very easy to stay invested for longer periods of time, but practically it is not. It is not. So let's take an example of Titan. In 2008, Titan fell by what, about 50 to 80%. How many shares did Rakesh Jhunjhunwala sell? Zero. And उसका buying price 10 रुपए. Today the stock is at about what? 2200. नहीं, it is at about what, 3000 or something of that sort. Because he was patient, because he knew what Titan's management was capable of. So Ashish Kacholia, I don't know if you know Ashish Kacholia or not. Lucky Securities. Lucky Investments. So he posted this out, that in 2008, Rakesh Jhunjhunwala and Ashish Kacholia both together met the Titan management. To Ashish Kacholia, it didn't click. To Rakesh Jhunjhunwala, it clicked. And today, Rakesh Jhunjhunwala's investment in Titan is not crores, it is thousands of crores. So it's about your ability to see what the management's vision is. Right? Today, if अगर आपको भी गोल्ड बाय करना है ना, आप तनिष्क से जाओगे ना, तो मैं आपके आंख में पट्टी भी लगा दूंगा ना, बाय कर लोगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता. तनिष्क फ्रॉड नहीं करेगा कभी, क्योंकि वो करते भी नहीं कभी. पैसे ज्यादा है उनके, बट वो फ्रॉड नहीं करते कभी. बट अगर कल्याण ज्वेलर्स में जाओगे या नीचे जाओगे ना, तो आप बोल लोगे भाई प्योरिटी दिखा दे एक बार. Right? So that's a brand that they have been able to develop over a period of time. And as investors, so the only thing that I learned from great investors like Rakesh Jhunjhunwala or Mr. Damani is that they are long-term investors in very high quality companies. And वो invested रहे उन companies के अंदर. ऐसा नहीं. Today डीमार्ट का जो आईपीओ था ना, वो 200 से 300 रुपए प्राइस था, और फिर उसके बाद वो 600 हो गया. राधाकृष्णन दमानी, बिकॉज सेबी के रूल्स हैं कि 75% प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए. मैं 75% के नीचे एक शेयर भी नहीं बेचा. एंड टुडे डीमार्ट इज 1 लाख करोड़ कंपनी. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, as from this podcast, people need to understand this, that रोज टीवी चैनल्स आते हैं, रोज बोलते हैं टेक्निकल्स करो, ये करो. That's also a way to create wealth. Of course that is. But majority of the investors today have made their money by staying invested in high quality companies for long periods of time. And that's where the real compounding happens. And for us also, for great investors, हम तो कहीं भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो, बट ग्रेट इन्वेस्टर्स का आप देखोगे तो वैसे ही वेल्थ क्रिएट होता है, एंड वैसे ही दे हैव बीन एबल टू क्रिएट वेल्थ. एंड पीपल हैव टू डू दिस. अगर आप ये नहीं करोगे, आप आज ही स्टॉक में, परसों स्टॉक में, कल स्टॉक में करोगे, तो नहीं वर्क करता वो. Today, it doesn't work. Let me give you an example of Parag Flexi Cap Fund. 2016, 17, 18 में they invested in the FANG stocks. They continue to stay invested in FANG stocks. And that is a source of outperformance
with respect to the entire industry. Mutual fund is a अलग concept, right? But they are sticking to it. Let's invest for the longer term. Let's not continue to for the sake of investor returns. Let's not do something which is out of our strategy. तो वही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, एंड थ्रैशिंग भी करेगा मार्केट कभी कभी, दैट्स ओके. और सो हु वाज आई टॉकिंग टू? आई वाज टॉकिंग टू मिस्टर दंगानी और समथिंग. उसे वो बोलते हैं तुम्हारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिटर्न कमाना नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट 10 साल मार्केट में जिंदा रह जाओ. तुम जिंदा रह जाओगे ना, रिटर्न अपने आप आ जाएगा. ऐसे फालतू बॉम्ब्स में इन्वेस्ट मत करो, जिंदा रह जाओ. एंड ही इज राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट. Imagine today if somebody would have invested crores of rupees in Gens Hall, he would have wiped out. He would have been wiped out, right? If somebody would have invested 1 crore in ITC or Asian Paints, उसके पैसे अभी भी हैं, right? So these are the learnings from great investors that I got. Of course, in the market you always got to learn. There's never say never in the market, right? So that's the perspective. एंड इन योर एंटायर स्टॉक मार्केट जर्नी आपने कौन से ईयर से शुरू किया था? 2008. 2008 से शुरू किया Yeah. था. तो टोटल 2008 से अभी 2025 तक आपको 17 साल हो गए मार्केट्स में. तो ये 17 इयर्स में आपका लाइक आपने कभी कैलकुलेट किया परसेंटेज वाइज कैगर कितना रहा होगा आपके So पोर्टफोलियो we have been able to do about 16-17% return, का? which I think is fair enough. Because Yeah, अगर आप 17% is- 16-17% return कमा लेते हो, of course I had the challenge of not having capital. I had the challenge of my father going through a lot of financial difficulties also. But now we are at that level where I have my own business. We have our own houses in Hirandani. We have our own offices. All of that has been made out of the money that we got out of the stock markets. So I owe a lot to the stock market, but at the same time, you have to be very humble also. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता है. मार्केट जिस दिन आपको ऐसा लगे ना आपको सब कुछ आता है, मार्केट आपको पछाड़ के नीचे फेंक दे. Because the greatest teacher is the market, Yeah. and you have to keep learning, you have to keep understanding new things, and then moving on. Who knew that? So in 1999 there was Kargil war, right? अभी आपको कैसा लगेगा कि अब वॉर है तो स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री का नीचे ही जाना चाहिए. So in 1999 the stock market during the Kargil war was up 25%. And now this defies common sense, common knowledge. During COVID, the first month the market was down, but 2018 का जो बेयर मार्केट था वो कोविड ने खत्म किया. और वहां पे जब मार्केट 9,000 गई, उसके बाद मार्केट ने कभी पीछे नहीं देखा, और वहां से मार्केट 20, 22, 23, 24,000 गई. Who knew this? At least I didn't know this. कि मार्केट नीचे जाएगी. मार्केट वहां उस टाइम पे 12, 13, 14,000 थी आई थिंक. वहां से वो 9,000 गई, पर वो 9,000 के बाद 22,000 गई सीधा. 22, 23, 24,000, अब 24,000 हो गई. Who knew this? So it is full of surprises, it is full of action, it is full of a lot of things, but that's the beauty of the market, right? Yeah. It is a wild animal. एंड इन दिस सेक्टर BFSI वेयर यू Yeah. स्पेशलाइज इन, तो अभी ऐसे कौन से थीम्स है या कोई ऐसे कंपनीज ऑफर्स विदाउट रिकमेंडेशंस Yeah. कि आप बुलिश हो एंड व्हाई? Yeah. So none of this what we discuss Yeah. is the stock recommendation. Of course, investors should consult their financial advisors before doing any stocks. So from my perspective, as I said, I categorize them into different perspectives. Larger private sector banks is where chunk of the money should be, where they provide stability of returns and stability stock price perspective as well. So likes of HDFC, ICICI, SBI, Kotak, Axis. So that is where a chunk of your BFSI money should be. अगर आप किसी म्यूचुअल फंड का भी देखोगे ना पोर्टफोलियो, तो उनका भी चंक ऑफ मनी उधर ही होता है, हमेशा उधर ही होगा. बिकॉज वो स्टॉक्स कैसा है ना, वो मार्केट नीचे भी जाएगी ना, उन स्टॉक्स को कुछ नहीं होगा. ठीक है. सो 60-70% ऑफ योर मनी शुड बी देयर, राइट. 10-20% ऑफ योर मनी शुड बी इन स्मॉलर बैंक्स. अब स्मॉलर बैंक्स में आप चूज कर लो कौन है, वो फेडरल है या वो IDFC फर्स्ट बैंक है या फिर सिटी यूनियन बैंक है या फिर DCB बैंक है, कोई भी है वो आप चूज करो, राइट. नो स्टॉक रिकमेंडेशंस पर से. कंपनीज दैट आर डूइंग वेल फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, IDFC is doing well, Federal is doing well, CSB is also doing well. These are 3-4 smaller banks that are doing well. ठीक है. 20% इधर होना चाहिए. Last 20% should be in NBFCs. NBFCs where proven moat है, proven companies है वो, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है.
For me, it could be Bajaj Finance. It can be likes of Bajaj Finance. So no stock recommendation. Bajaj Finance is doing pretty well. Chola is doing pretty well. Cholamandalam Finance is doing pretty well. They have been one of the most consistent companies out there. So they are doing pretty well. So last 15 to 20% NBFC में higher delta के लिए होना चाहिए, right? अभी राइट नाउ कोई एसेंट्रिक रिटर्न देख रहा है, कोई बहुत फास्ट रिटर्न देख रहा है, तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत बीटिंग हुई है. Stocks are available at 0.8 times, 1 time price to book. So that is where investors need to look at, where they feel that मैनेजमेंट्स जो है वो सेल थ्रू कर सकती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ही वहाँ पे इन्वेस्ट करें. माइक्रो फाइनेंस मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल लो या फिर एनबीएफसीज भी माइक्रो फाइनेंस में लेंड करती है, तो वहाँ पे जहाँ पे वैल्यूएशन 1 टाइम प्राइस टू बुक से नीचे है. कौन से एग्जांपल? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल उज्जीवन है, एक्विटास है, ये सब लोग स्मॉल माइक्रो लेंडिंग ही करते हैं. बंधन है, अरमान फाइनेंशियल है, वो एनबीएफसी है. ऐसी कंपनीज है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को स्टडी करना चाहिए इन कंपनीज को, एंड जब उनका वैल्यूएशन 0.8 टाइम्स 1 टाइम प्राइस टू बुक हो जाए तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. एंड लास्टली कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर होना, तो देन ही कैन लुक एट स्टॉक्स लाइक इंडसइंड बैंक, वेयर इंडसइंड बैंक के अंदर एसेंट्रिसिटी है, प्रॉब्लम्स है, बट उसको टाइम लगेगा सॉल्व होने में. इट विल टेक मिनिमम 1 or 2 years फॉर इंडसइंड बैंक प्रॉब्लम टू गो अवे. इट इज अ स्टार्ट ऑफ अ क्लीन अप. इट विल टेक टाइम, बट दैट इज फॉर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स पर से. तो मार्केट में कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर होते हैं. 99% है ना, उनको रिस्क नहीं चाहिए, राइट? उनको म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनके पास पावर भी नहीं एनालिसिस करने की, राइट? अगर किसी का काम आईटी का काम है तो वो आईटी का काम ही करेगा, वो स्टॉक्स में नहीं जाएगा, राइट? ये वो 1% लोगों के लिए जो स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, जिनका रिस्क प्रोफाइल हायर है, तो वो ऐसे as of today. So this will change 3 months, 6 months down the line as the market really moves. So as of today, this is how you should approach that. 60 to 70% should be there, should be in the larger banks. 15 to 20% you put in smaller private sector banks, and 15 to 20% you put in NBFCs. And that's how you should model your portfolio around. बट ये हमने अज्यूम किया कि बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बीएफएसआई में डाला तो, बट देन अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन किया तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें डू यू लाइक मतलब पूरा पर आपका बीएफएसआई में होगा या परसेंटेज एलोकेट होगा अलग अलग? ऑलवेज कैसा भी होता है ना, कोई भी पोर्टफोलियो बनाता है, कोई भी फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाता है, तो पहले देखता है कि इंडेक्स में कैसा, इंडेक्स का कॉम्पोजिशन कैसा है. टुडे इन द इंडेक्स अबाउट 30 से 40% इज इन बीएफएसआई. ओके, सो किसी भी पोर्टफोलियो का मेजर चंक है ना, वो हमेशा इंडेक्स में ही रखेगा, हमेशा बीएफएसआई में ही रखेगा. ठीक है, ये म्यूचुअल फंड लोगों की कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वहाँ पे उनको बैंक्स लिक्विडिटी देते हैं. म्यूचुअल फंड का कैसा ना, वो गारंटी करता है कि आपने रीडिंग किया, अगले 2 दिन में पैसे दे दूंगा. तो वो कहाँ से लेके आएगा वो जब बैंकों में इन्वेस्ट करेगा तभी, क्योंकि बैंकों में लिक्विडिटी है, छोटे स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है. ठीक है, सो आइडियली राइट नाउ एट दिस स्टेज व्हाट आई विल रेकमेंड एज ऑफ टुडे, राइट, people should have exposure anywhere between 20 to 30% to BFSI. Okay. I think up to 5 to 10% has to go to chemicals. जरूरी है वो. 10% at least to pharma. Given the valuations of FMCG, 5 to 10% to FMCG. ठीक है, 5 to 10% also to the infrastructure sector. Right? कितना होगा I don't know, but around 50-60%. 60-70 हो गया. 60-70% हो गया ना. 5 to 10% to autos. राइट. फिर बचा कुचा आप समझ लो 20% बचा, वो एसेंट्रिक बेट्स आप ले सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में रिटर्न है पर्सपेक्टिव. ब्रॉड ओरिएंटेशन ऑफ द पोर्टफोलियो हैज टू दिस वे, एंड दीज स्टॉक्स कैन बी एनीवे, स्मॉल मिड लार्ज कुछ भी हो सकता है ये स्टॉक्स, राइट. बट ब्रॉडली ऐसे आप क्रिएट करोगे पोर्टफोलियो को, तो ब्रॉडली यू विल हैव यू डू रियली वेल. स्टॉक्स किसी भी स्टॉक में हम how we do risk profiling and risk management is we don't put any stock more than 10% of the portfolio. Generally 5% से ज़्यादा नहीं जाते, मैक्स 10% जाते. अगर हमको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें हम डाल सकते हैं, बट नहीं, कस्टमर पोर्टफोलियो में कभी नहीं जाते हम. ठीक है. देन सेक्टोरल कैप्स भी रहते हैं. सेक्टोरल कैप्स भी फॉलो करते हैं कि किसी सेक्टर में ओवरबोर्ड नहीं जाना है, राइट. देन मैनेजमेंट वगैरह चेक वगैरह तो हर कंपनी का करते हैं, चाहे वो लेंडर हो कि ना हो. वो कैसा है ना,
लोगों को ये समझना जरूरी है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। तो अगर उस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है ना, तो आप पैसे तभी कमा सकते हो जब वैल्यूएशन कम हो। The two ways to make money. If the management is very crooked, now the stock can still make money if the valuation is low. If the valuation is not low, then the management has to be really good. Otherwise, you will not end up making money. So management is one of the most important factors of investing in the stock market. So I have a small cap stock which I partnered since 2015. So that stock is called Accotex Industries. Okay, I believe that guy is called Abhiraj Choksi. I believe that's the best management in this country. झूठ नहीं बोलता कभी, सिर्फ झूठ नहीं बोलता कभी। उसका बिजनेस सिक्लिकल है, पूरा सिक्लिकल बिजनेस है। अप टर्न डाउन टर्न ये वो सब हो गया उसके बिजनेस में। स्ट्राइक भी हो गया, स्ट्राइक हुई ना तब भी झूठ नहीं बोला। तो ये प्रॉब्लम है, वेज का प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं दे रहे पैसे, हम नहीं देना चाहते ये पैसे, बोल दिया उसने, झूठ नहीं बोला। आप भाई, आप घर में बैठे हो, आप थोड़ी देख रहे हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है रोज रोज, नहीं देख रहे हो ना। आप कहाँ देख रहे हो? आपके पास कैपेबिलिटी थोड़ी है, आप तो इन्वेस्टर हो। आप क्या देख रहे हो? आप बस ये देख रहे हो कि भाई वो जो सच है ना वो आगे मेरे को बता दे, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन लूँ। सो that stock, that is a company that has been spinned out of Asian Paints. So we continue to stay invested in that company because we feel that the management there is top notch. उसका बिजनेस ठीक है, बिजनेस अलग चीज है, बिजनेस में वो लोग ग्रो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट मतलब आई फील दैट इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट पे बहुत कंसंट्रेशन करना चाहिए। दे शुड फिगर आउट व्हाट द मैनेजमेंट रियली इज। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ जेंसॉल इंजीनियरिंग। मैंने उनको बहुत बार लिखा है। अरे उनको छोटा से छोटा ऑर्डर मिले तो वो प्रेस रिलीज करने आ जाते हैं, छोटा से छोटा ऑर्डर मिलो तो स्टॉक मार्केट पे पंप करने आ जाते हो। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट। अ गुड मैनेजमेंट शुड बी फोकस्ड नॉट ऑन पीआर, दे शुड बी फोकस्ड ऑन बिजनेस। Today I get listed companies, I will not name those listed companies से लोग आते हैं पीआर कराने के लिए। तो लिस्टेड कंपनी से वो पीआर कराने के लिए आ रहे हैं, तो आपको पता है कि उसका फोकस कहाँ है। मतलब आपके पास आ रहे हैं? हाँ, मतलब वो पेड ट्वीट ट्वीट्स तो सब करते हैं ना। पेड ट्वीट तो सब करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू प्रमोट एवरीबडी। तो पेड ट्वीट्स के लिए आ रहे हैं, आप इसके बारे में ये लिख दो तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे। सो पीपल आर डूइंग इट, मैनेजमेंट। सो इसका मतलब क्या, मैनेजमेंट का फोकस पीआर है। वो इतने पैसे खर्च रही है। अब मैं तो अकेला इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, दुनिया में तो मेरे से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। वो 5 लाख 10 लाख रुपए चार्ज करके ट्वीट कर देंगे। सो इफ मैनेजमेंट इज इवन स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज ऑन पीआर, इट्स अ थिंग ना। और वो कॉस्ट है कंपनी को, शेयर होल्डर बनी है वो। तो मैनेजमेंट कर रही है, तो तब आपको रियलाइज होता है कि कितनी क्लीन मैनेजमेंट है, राइट। सो जनरली नॉट टेंड टू फोकस ऑन दोस कंपनी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एफकोडेस्क के साथ ना एक बार कॉल था। तो मैं कॉल पे अपनी दूसरे एनालिस्ट को लेके गया था। तो मेरे को उन्होंने क्या बोला, हम नहीं करेंगे कॉल, क्योंकि हम एक्सचेंज को बहुत क्लियर डिस्क्लोजर देना चाहते हैं कि हमने इनके और इनके साथ कॉल किया। हम कभी भी कहीं पे भी कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहते। तो वो लेवल ऑफ थिंकिंग है वहाँ पे कि वो लोग सब सही करना चाहते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ थिंकिंग अलग है कि हम लोग पीआर करके लोगों के दिमाग में इमेज बना के अपने स्टॉक को आगे मूव कराएंगे। वो शॉर्ट टर्म में मूव कर सकता है, बट लॉन्गर टर्म में नहीं रहेगा। क्योंकि द प्राइम एग्जांपल इज जेंसॉल। शॉर्टर टर्म में वो मूव किया स्टॉक 60 रुपए से 1200 रुपए, बट नाउ इवेंचुअली वो 95 ही आज, राइट। एंड देयर इज अ फ्रॉड, व्हाटएवर इज हैपनिंग। सो दैट्स हाउ इट इज। सो फॉर अस management is very important. We tend to only partner with good management. Yeah. No, I think the crux of our conversation has been that bet on the management, and Of course. you laid down the principles very well कि कैसे मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई मैं करते आपको बताता हूँ, राकेश झुनझुनवाला, टाइटन के सीईओ का नाम मैं भूल गया था पहले जो था, भास्कर भट्ट। या हाउ राकेश झुनझुनवाला took that investment decision of investing. He invested 5 CR का शेयर 10 रुपए में थे. How he took that decision? He met 1 hour Bhaskar Bhatt. That's it. And that 1 hour meeting was elongated to 4 hours, by the way. हाँ, तो so the crux of the point being that आप जब तक नहीं देख सकते मैनेजमेंट क्या देख रही है ना, तब तक आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं रहोगे 10 साल तक। आप क्या बोलोगे, मैं 30-40% का फॉल हर स्टॉक में आता है यार। ऐसा नहीं है कि अब मैं इन्वेस्टेड उस स्टॉक में नहीं आएगा, वो आएगा।
आप जब तक वो विजन को शेयर नहीं करते हो ना, तब तक आप उस स्टॉक में 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, और जब तक आप नहीं रहोगे ना, तब तक आपको वो गेन्स नहीं मिलेंगे. ये बहुत interesting story है. I don't know if you know this. So when he Yeah. met Bhaskar Bhatt, Yeah. so the meeting was blocked for 1 hour in the Yeah. evening. Okay, Yeah. I think 6 to 7 Yeah. p.m. ऐसे block किया था, and they both liked each other so much that the meeting went up for 3.5 4 hours. And then वो मीटिंग के एंड में लाइक भास्कर भट्ट की वाइफ वाज कॉलिंग हिम कि अभी मतलब हाँ, लेट हो हो गया, व्हेन गया. आर यू कमिंग होम एंड ऑल Yeah. दैट, एंड दैट्स हाउ दे रियलाइज्ड कि इट्स बीन 3.5 4 Yeah. hours. Yeah. ये फर्स्ट टाइम जब वो मिले थे. Yeah, so when you understand people, when you understand the management, it is like cakewalk, right? So बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें समझते नहीं है. और इससे क्या होता है ना, इससे बहुत बार एसेंट्रिक रिटर्न्स भी आते हैं. आप 2, 3, 4, 5, 7, 10 साल तक हो सकता है बीट ना कर रहे हो मार्केट में, पर उसके बाद 1 साल में जितने रिटर्न्स आएंगे ना, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अस. So in 2016 we had invested in a stock called Tata Elxsi. Tata Elxsi is an IT company based in Bangalore. Tata Group company है वो, ER&D services and 4G, 5G and driverless cars, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करती है. अब टाटा की कार्स में हारमन वगैरह का सब चीज़ें देखते हो ना आप, वो ब्रॉडली टाटा एलेक्सी ने डिज़ाइन करके दिया. सो 2016 में हमने वो स्टॉक में अबाउट 500-600 रुपए में इन्वेस्ट किया था. टाटा एलेक्सी को उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे यूरोप वगैरह में. स्टॉक वेंट अप टू 1200. ठीक है, 2018 में वो 1200 था. 2020 में भी वो स्टॉक 600 था. 4 साल 0 रिटर्न. बिकॉज म्यूचुअल फंड वाले उस टाइम बेच रहे थे स्टॉक को. सो आई पुट आउट दिस ट्वीट दैट look, mutual fund investments in Tata Elxsi is going down. So from about what 25%, they were down to 5%. Okay. In 2021, from 600, that stock went 10,000 600 to 10,000. Wow. in 1 year. In 1 year. And most mutual funds lost out. मतलब वी वर थिंकिंग, मैं अपने एनालिसिस में, भाई इसमें क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है इतना स्टॉक, क्या हो क्या रहा है. कुछ नहीं हो रहा था. जस्ट दैट वो पहले टाटा एलेक्सी का ना पूरा यूरोपियन बिजनेस आता था JLR से. उन्होंने क्या किया, JLR की जगह BMW को भी ले आए, मर्सिडीज को भी ले आए, और सारे लग्जरी OEMs को ले आए. तो उनका बिजनेस बढ़ रहा था. मार्केट ने ही देख लिया. उस टाइम पे वैल्यूएशन 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स था. 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स. वैल्यूएशन वाज चीप. But because stock market had not given returns for the last 4 years, people were not investing. वो 1 साल के अंदर रॉकेट होता है ना, रॉकेट से भी फास्ट गया था वो स्टॉक ऊपर. एंड दैट्स वेयर यू गेट द लर्निंग दैट इवन दो 4-5 साल तक स्टॉक रिटर्न नहीं देता है, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर में वो स्टॉक सब कुछ रिकवर कर लेता. राइट. सो दोज आर एसेंट्रिक रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलर थिंग हैपेंड विद बालाजी अमीन्स विद अस. हमने 200 रुपए में स्टॉक खरीदा था 2016-17 में. वो स्टॉक गया था 500-600 रुपए तक. ठीक है. फिर वो पेंडेमिक आने से पहले वापस आ गया था स्टॉक 300-400 रुपए में. हमारा कुछ 3-4 साल का रिटर्न कुछ भी नहीं था उसमें. द पेंडेमिक केम इन, चाइना शट डाउन, everybody in the world wanted chemicals from India. That stock went from 300 to 3,000 rupees in a matter of 1 year. In a matter of 1 year, just 1 year. अब वो स्टॉक आज भी वही है, पर उसने पूरा रिटर्न पिछले 3 साल का और अगले 5 साल का भी कवर कर लिया उसी टाइम पे. So the stocks returns are very eccentric. People ask us why are we invested in HDFC Bank, because we see what the management is seeing. We see कि वो 40 लाख करोड़ का बैंक है, वो हर जगह पे HDFC बैंक खोल रहा है, उसको कितना फायदा होने वाला है. Of course, returns come with time, returns come with a lot of other factors as well. But when you see the vision of the management, then you are invested and you don't worry about boss, ये स्टॉक आज रिटर्न नहीं दे रहा है, 1 साल में नहीं दे रहा है, 2 साल में नहीं. एंड दैट्स द पावर ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर. रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, उसको वरी नहीं करना कि मैं मार्केट को बीट कर रहा हूँ या नहीं. रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ ये वरी करना है कि मेरे पैसे जीरो नहीं हो रहे हैं. फिर वो कंपनी ऑटोमेटिक रिटर्न देगी. कैसे? अगर इंडिया में हो ना तो इंडिया में ग्रोथ होगी. इंडिया में अगर आप निकम्मे हो तो ग्रोथ नहीं होगी. इंडिया में तो सबकी ग्रोथ होगी, क्योंकि द इकोनॉमी इज डूइंग वेल यार. द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6-7-8%. Right. Today I will tell you an example of my insurance business. I started my insurance business in about 2023. That business is growing. We from 2023 to 2024, we sold about 1,100 policies in the first year. Right.
Now this year we said to our 2000 policies, it's not about selling. We had that trust, we had that brand that we created, that we are growing so fast. तो वहाँ पे opportunity है. Everywhere in India there is an opportunity. India is a land of opportunity. You just have to find where you are fitting in. Right? Not only in financial services, everywhere. Today manufacturing, अभी देखो ये war हो रहा है. Now India will invest more on defense capabilities. सब कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट भारत फोर्ज इज अ लिस्टेड कंपनी. मोदी ने बाबा कल्याणी को बुलाया दिल्ली में कि हमारे कैपेबिलिटीज के ऊपर हमें वर्क करना है, तो आप बताओ आप कैसे हेल्प करोगे. अपॉर्चुनिटी, राइट? सो अपॉर्चुनिटी इज रियली. सी दिस पॉडकास्ट, पहले कहा था 5 साल पहले ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था. राइट? टुडे वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑन यूट्यूब टू डू दिस. राइट? सो वी आर रीचिंग सो मेनी पीपल. पहले रीच करने के लिए तो फोन ऑपरेटर बिठाना पड़ता था, राइट? Now we are reaching like millions of people like this. Correct. Right? So that's where the growth really is in India. इंडिया में आप अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ग्रोथ मिलना ही है. If Zepto and Swiggy, Blinkit can grow, then everybody can grow ना. मतलब वो वहाँ पे तो 10 मिनट डिलीवरी किसने सोचा था भाई? It's solving a problem that never existed. Yeah. Right? So growth I is agree. everywhere. Growth is there. India will do pretty well. People who are invested in stock market will do pretty well over the period of next 10 to 15 years. Indians will become wealthy. Yeah. That's This is India's, not only India's decade, but India's century. Yeah, मतलब India's century, because we are a young population and we need a lot of things. Yeah. मैकेंजी के सीईओ ने आई थिंक ये किया था, Yeah. एक स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज नॉट इंडियाज डेकेड बट इंडियाज सेंचुरी. Yeah. और ये for us, we will become the third largest economy and the second largest economy. It's just a matter of time. And it's just about अच्छी leadership हो हमारी. Like made in India is a good concept. देखो overnight तो made in India नहीं होता. It will require 10, 15, 20 years for supply chains to come to India. It will happen over. The biggest change that I see over the last 10 to 15 years is made in India. At least अब बोल तो रहे हैं कोई. पहले तो made in India क्या ही था. Even though India is not good at made in India, Apple भी आपके अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो असेंबल कर रहा है, बट एटलीस्ट असेंबल तो कर रहा है यार. उसको तो एक्नॉलेज करें हम. असेंबल करने के बाद धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग भी होगा. करेक्ट, आई एग्री. राइट. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. बहुत मजा आया आपसे बात Thank करके. you. काफी इनसाइट्स मिले. Thank पूरे you. बैंकिंग सेक्टर के बारे में एकदम डिटेल में बात कर दी, एकदम Thank ऐसे you. deep down Thanks कर for दिया. hosting me. बढ़िया, थैंक यू सो मच. Thank मजा you. आ गया. एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर Thank you. फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल. Thank you. Same to you. Wish you luck and I hope आपके millions of views हों. थैक यू. अब आपके जैसे गेस्ट आएंगे और इतने इनसाइट्स देंगे तो हो गई. थैंक्स सो मच फॉर डूइंग दिस. Thanks. ओ भाई साहब, ये कहाँ से फोटो निकाल रहे हो तुमने? ये आपकी लिंक्डइन पे भी है. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कॉन्टेंट.